ठीक है। बिल्कुल। स्मार्ट टोमाटो ने किसी टूटे हुए खिलौने की तरह अपना सिर हिलाया। अगर उसने रोजेट रोज से बात की होती तो वो उसे सिर्फ 20,000 गोल्ड कॉइन्स ही देती, शायद कुछ हजार और ज्यादा दे देती। वो कभी भी जियांग फे जैसी नहीं हो सकती थी, जिसने तुरंत उसे 2 लाख कोल्ड हार्ड कैश ऑफर कर दिया था। स्मार्ट टोमेटो चालाक जरूर था, लेकिन वो बस एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर था। किसी को उसकी गिल्ड से बाहर निकालना पूरी तरह से उसकी टारगेट सेल्स पर डिपेंड करता था। इस मामले में जहां एम्पीरियल ड्रैगन का सवाल था, उसकी सारी मेहनत उसकी बातों में ही छिपी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके हाथ में 2 लाख कैश आ जाएगा। हाँ, टियान्यू और जांग फैमिली के साथ हुई पोषण डील से कई बिलियन डॉलर्स मिलने के बाद से ही जियांग फे इतना जनरस इंसान बन गया था। इसीलिए जब बात पैसों की आती तो वो दिल खोलकर खर्च करता था। जियांग फे के लिए इतनी बड़ी डील करना कोई बड़ी बात नहीं थी। सच कहूं तो स्मार्ट टोमाटो के सामने 2 लाख कैश झूल रहा था, तो वो खुद इस बात की तसल्ली करता कि पूरी डील एकदम स्मूथली हो जाए। अगर वो फेल हो जाता तो शायद किसी छोटे बच्चे से भी बुरी तरह रोता। स्मार्ट टोमाटो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जियांग फे ने सिस्टम में पैसे डाले और स्मार्ट टोमाटो से पूछा, क्या तुम मुझे उस कंस्ट्रक्टर का नाम बता सकते हो? अरे हाँ, उसका नाम बीन स्प्राउट है। उसी पल से स्मार्ट टोमाटो जियांग फे को धन के देवता की तरह देखने लगा था। अब सिर्फ फ्रेंडली होना काफी नहीं था, अब से जब भी वो जियांग फे को देखता उसका चेहरा खुशी से खिल उठता। जियांग फे ने कहा, थोड़ा टाइम निकालकर रोजेट रोज के साथ एक मीटिंग अरेंज करो और उसे भी सब कुछ सेट करने को कहो। बिल्कुल, मैं संभाल लूंगा। स्मार्ट टोमाटो ने जोर से सिर हिलाया। भले ही वो जियांग फे को उसके पैसों की वजह से पसंद करता था, लेकिन वो एम्पीरियल ड्रैगन की फीमेल बटलर रोजेट रोज पर इतना भरोसा करता था कि उस पर अपनी जान भी लगा सकता था। फिर भी जियांग फे ही बिग बॉस था। बिजनेस से जुड़ी कोई भी बात उसी के साथ डिस्कस करनी पड़ती थी। भले ही जियांग फे इन सब मामलों में बिल्कुल कच्चा था। ऐसा हो सकता था कि स्मार्ट टोमाटो जियांग फे के साथ डिस्कशन में फेल हो जाए। सीधे शब्दों में कहें तो जियांग फे कभी भी अपनी बातों से किसी को उसकी गिल्ड छोड़ने के लिए मना नहीं सकता था। इसलिए बेहतर यही था कि ये काम उन्हीं लोगों पर छोड़ दिया जाए जो इसे अच्छे से जानते थे। एक बार जब रोजेट रोज को बुला लिया गया तो जियांग फे के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। जब तक स्मार्ट टोमाटो अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकता था, तब तक रोजेट रोज सारा काम करवा सकती थी। अब जबकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, जियांग फे आगे बढ़ गया और डॉनलाइट सिटी के रीजन के बाहर अपने लिए लेवल फार्मिंग स्पॉट खोजना शुरू कर दिया। स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन पर इजाबेला ने जियांग फे को पीछे से गले लगाया हुआ था। ऊपर से वो देख सकते थे कि डॉनलाइट सिटी का पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड्स प्लेयर्स से भरा पड़ा था। एक्सपीरियंस बफ की वजह से सब पूरी लगन से ट्रेनिंग कर रहे थे। ये नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जब गेम नया नया लॉन्च हुआ था, जहां हर कोई लेवल रैंकिंग बोर्ड पर नंबर 1 स्पॉट हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्योंकि मैप पर हर तरफ प्लेयर्स घूम रहे थे, इसलिए जियांग फे ने नीचे देखने की जहमत नहीं उठाई। अगर वहां प्लेयर्स थे तो उन्हें अब तक कोई डंजन मिल ही गया होता। उसकी खबर सब जगह फैल जाती और जियांग फे को उसे खुद नहीं खोजना पड़ता। लेवल 45 के मैप पर जियांग फे ने जमीन पर एक एनपीसी को देखा जो उसकी तरफ हाथ हिला रहा था। अजीब है, चलकर देख ही लेता हूं। जियांग फे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा था, इसलिए जब वो नीचे उतरा तो सीधा उस एनपीसी के पास पहुंच गया। अरे एडवेंचरर, तुम आ गए, उस एनपीसी ने कहा, जिसके ऊपर रोड साइड विलेजर का नेम टैग लगा था। उसे देखकर लग रहा था कि इस एनपीसी में कोई असली इंटेलिजेंस नहीं थी। उसके बोलने का तरीका बस प्री प्रोग्राम्ड था। एमएमओआरपीजी गेम्स खेलने वाला कोई भी इंसान उसे देखते ही पहचान जाता कि ये एक क्वेस्ट गिविंग एनपीसी है। जियांग फे ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? ये क्वेस्ट ट्रिगर करने का सबसे बेसिक डायलॉग था। क्योंकि ये बेवकूफ एनपीसी सिर्फ इसी तरह के जवाब समझ पाते थे, इसलिए जियांग फे उसे डराकर उसका सामान नहीं हड़प सकता था। हे बहादुर इंसान, मेरा परिवार टेम्पल ऑफ डीएटीज एंड डीमंस गया था, पर उन्हें गए हुए 3 दिन हो गए हैं और वो अभी तक नहीं लौटे। मैंने सुना है कि वहां भूत देखे गए हैं। क्या तुम मेरा परिवार खोजने में मेरी मदद कर सकते हो? उस एनपीसी ने बिना किसी इमोशन के एकदम सपाट आवाज में पूछा। डिंग, रोड साइड विलेजर हैज अ क्वेस्ट फॉर यू, द लॉस्ट फैमिली, वुड यू एक्सेप्ट इट? क्या बात है, किस्मत खुल गई, जियांग फे खुशी से चिल्लाया। एनपीसी की बातों से जियांग फे समझ गया था कि ये क्वेस्ट एक डंजन ओपनिंग क्वेस्ट है। जियांग फे की किस्मत अच्छी थी कि उसने उस एनपीसी पर ध्यान दे दिया था। क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए जियांग फे ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा परिवार खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। टेम्पल ऑफ डीएटीज एंड डीमंस कहाँ है? कृपया ये मैप रख लो, ये तुम्हें रास्ता दिखा देगा। डिंग, क्वेस्ट अपडेटेड। सिस्टम नोटिफिकेशन आते ही जियांग फे के मिनी मैप पर एक लाल डॉट बीप करने लगा, जो टेम्पल ऑफ डीएटीज एंड डीमंस की लोकेशन दिखा रहा था। जियांग फे ने अपना सिर घुमाया। ये लोकेशन वहीं थी जहां से जियांग फे अभी अभी उड़कर आया था। वहां एक खाली मैदान के अलावा कुछ नहीं था। मंदिर जैसी तो कोई चीज थी ही नहीं वहां। जियांग फे ने इजाबेला से कहा, चलो वापस चलकर पास से देखते हैं।
इजाबेला ने जल्दी से सिर हिलाया और जियांग फे से पहले ही ड्रैगन पर कूद गई। ड्रैगन हवा में उठा और जियांग फे मिनी मैप पर दिख रहे उस लाल डॉट की तरफ पूरी स्पीड में उड़ चला। ये क्या मजाक है? जब मैं यहां से गुजरा था तब तो यहां कुछ नहीं था। जियांग फे उस लोकेशन पर पहुंच चुका था और उसने देखा कि वहां इमारतों का एक नया झुंड खड़ा था जो पहले वहां नहीं था। इजाबेला ने कहा, जरूर इस जगह को छिपाने के लिए कोई इल्यूजन स्पेल लगाया गया होगा, इसीलिए हमें यह पहले नजर नहीं आया। अच्छा, मेरी छोटी इजाबेला तो आजकल बड़ी स्मार्ट हो गई है। इजाबेला का एक्सप्लेनेशन इल्यूजन स्पेल था, लेकिन असल में यह बस एक इंस्टेंस बेस्ड मैप था। जिन लोगों के पास की आइटम्स होते थे, जैसे कि इस मामले में रोड साइड विलेजर का दिया हुआ मैप, सिर्फ वही इस एंट्रेंस को देख सकते थे। बाकी कोई भी इस एंट्रेंस को कभी नहीं देख सकता था। अंदर जाना तो दूर की बात थी, चाहे वो कितनी भी बड़ी सर्च पार्टी लेकर क्यों ना आ जाए। मैप में एंटर करने वाले प्लेयर्स असल में एक स्पेशल डोर में जा रहे होते थे। भले ही लोकेशन उसी मैप पर थी, लेकिन वो एक मिरर्ड मैप होता था जो खुद में एक अलग इंस्टेंस था। चलो चलें। अब जबकि एक्सप्लोर करने के लिए एक डंजन सामने था, जियांग फे नीचे उतरा और तेजी से उन इमारतों के झुंड की तरफ बढ़ा। ये एक मंदिर था, एक ट्रेडिशनल चाइनीज टेम्पल जिसमें कई इमारतें एक दूसरे से सटाकर बनाई गई थीं। मंदिर की एंट्रेंस पर एक बड़ी सी तख्ती लटकी हुई थी। उस तख्ती पर सोने के अक्षरों में द टेम्पल ऑफ डीटीज एंड डीमंस खुदा हुआ था। उस विशाल गेट के ठीक नीचे एक पर्पल वॉटेक्स घूम रहा था। इसे देखकर सबसे बेवकूफ प्लेयर भी समझ जाता कि यही डंजन का एंट्रेंस है। डिंग! यू आर अबाउट टू एंटर द लेवल 40 डंजन, टेम्पल ऑफ डीटीज एंड डीमंस। प्लीज चूज द डिफिकल्टी। नॉर्मल। जियांग फे ने शुरुआत के लिए सबसे आसान लेवल चुना। इस तरह वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी जमा कर सकता था और साथ ही साथ बॉस स्किल्स का मैकेनिज्म भी समझ सकता था। डिंग! You are about to enter the level 40 dungeon, Temple of Deities and Demons, normal difficulty. This difficulty can accommodate 20 players. Your party is not full. Do you wish to continue? ये क्या बकवास है? नॉर्मल मोड के लिए 20 प्लेयर्स? जियांग फे पूरी तरह से चौंक गया था। उसे नहीं पता था कि लेवल बढ़ने के साथ ग्रुप डंजन एकदम नॉर्मल बात बन जाएगी। कंटिन्यू। भले ही ये 20 लोगों का डंजन था, लेकिन जियांग फे खाली हाथ नहीं लौटने वाला था, खासकर तब जब वो बिल्कुल एंट्रांस पर ही खड़ा था। स्वूश! एक सफेद रोशनी चमकी। जियांग फे और इजाबेला डंजन में पहुंच गए। हमेशा की तरह अंदर घुसते ही एक छोटा सा सेफ एरिया था। यहां प्लेयर्स खुद को तैयार कर सकते थे, जैसे अपने हेल्थ पॉइंट्स को पूरी तरह से रिकवर करना और खुद को बफ करना। सेफ एरिया से थोड़ी ही दूर पर 2 मॉन्स्टर्स दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। दोनों मॉन्स्टर्स 4 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे और बहुत खतरनाक लग रहे थे। दोनों जायंट्स के शरीर का ऊपरी हिस्सा और पैर खुले हुए थे। उन्होंने सिर्फ कमल के आकार की छोटी स्कर्ट्स पहनी हुई थीं और हाथों में वज्रास पकड़े हुए थे। उन्हें देखकर कोई भी एक नज़र में बता सकता था कि वो बहुत पावरफुल थे। हेंग एंड हा जायंट रेस वाइस लीडर, लेवल 43, हेल्थ पॉइंट्स 500,000, अटैक पावर 4,500। स्किल्स: स्मैश, स्टॉम्प, हेंग हा। स्मैश immediately deals a powerful blow to the enemy. Stomp steps on the target, knocking the target down and weakening the target's defense by 10%. Heng immediately deals a lot of damage to the target and knocks the target back. Ha immobilizes the target and causes damage over time. Remarks: Heng and Ha share 500,000 health points. ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। गेट पर खड़े दोनों छोटे बॉसेस को देखकर जियांग फे मुस्कुराया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि ये एक छोटा 20 लोगों का पार्टी डंजन था। गेट की रखवाली करने वाले दोनों मॉन्स्टर्स पहले से ही वाइस लीडर्स थे। हालांकि ये दोनों मॉन्स्टर्स आम प्लेयर्स की नज़र में काफी पावरफुल थे, लेकिन जियांग फे के सामने इनकी कोई औकात नहीं थी। चलो चलें, जियांग फे ने इजाबेला से कहा और तुरंत आगे की तरफ दौड़ पड़ा। उन दोनों मॉन्स्टर्स का अटैक पावर 5,000 से भी कम था। चूंकि जियांग फे ने लाइट ब्रिंगर्स आर्मामेंट्स पहना हुआ था, इसलिए वो मॉन्स्टर स्किल्स का इस्तेमाल करके भी उसे सिर्फ 2,000 के आसपास डैमेज ही दे सकते थे। इस वजह से दोनों मॉन्स्टर्स का कंबाइंड डैमेज भी जियांग फे के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। रूथलेस बाराज स्टैक करने के बाद जियांग फे की अटैक स्पीड बहुत ज्यादा हो गई थी और उसका लाइफ स्टील भी काफी स्ट्रांग था, इसलिए वो इस डैमेज को पूरी तरह से इग्नोर कर सकता था। इजाबेला ने अपनी डीमन फ्लेम को बिल्कुल समन नहीं किया। इसके बजाय वो बस पीछे खड़ी रही और उसने अबिसल फ्लेम का इस्तेमाल किया। फिर भी दोनों मॉन्स्टर्स के हेल्थ पॉइंट्स तेजी से कम होने लगे। हेंग! उनमें से एक मॉन्स्टर ने एक स्किल का इस्तेमाल किया जिसने जियांग फे को पीछे धकेल दिया। हाँ, उसके तुरंत बाद दूसरे मॉन्स्टर की स्किल ने जियांग फे को इमोबिलाइज कर दिया। जब जियांग फे फंसा हुआ था, दोनों मॉन्स्टर्स तुरंत मुड़े और इजाबेला की तरफ झपटे। डैम! तो मुश्किल हिस्सा ये है, जियांग फे को अचानक समझ आया। अगर कोई एवरेज पार्टी यहां आती तो टैंक के पीछे धकेले जाने और इमोबिलाइज होने पर मॉन्स्टर्स के आसपास मौजूद मेली अटैकर्स मुसीबत में पड़ जाते। इसलिए एक और टैंक की जरूरत थी। मेन टैंक के दूर गिरते ही सब टैंक को तुरंत हेंग और हा को टॉन्ट करना पड़ता। लेकिन ये बात जियांग फे और इजाबेला पर लागू नहीं होती थी।
इजाबेला भी काफी टैंकी थी। उसका डिफेंस हाई था और उसके पास लगभग 90,000 हेल्थ पॉइंट्स थे। जिंदा बचने के मामले में उसकी एबिलिटी जियांग फे से भी ज्यादा स्ट्रांग थी। इमोबिलाइज का इफेक्ट खत्म होने के बाद जियांग फे वापस लौटा और हैंग और हा से लड़ना जारी रखा। भले ही दोनों मॉन्स्टर्स के पास 5 लाख हेल्थ पॉइंट्स थे, लेकिन जियांग फे और इजाबेला दोनों की अटैक पावर बहुत हाई थी। 30 सेकंड से भी कम समय में जियांग फे और इजाबेला ने दोनों मॉन्स्टर्स को मार गिराया। डिंग, यू हैव एलिमिनेटेड हैंग एंड हा। ऑब्टेन्ड 84,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। डिंग, यू हैव एलिमिनेटेड हैंग एंड हा। ऑब्टेन्ड 84,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ऑसम। जियांग फे बहुत खुश था क्योंकि उसने काफी समय से सोलो डंजन रन्स नहीं किए थे। जैसा कि उसने सोचा था, लेवल अप करने के लिए सोलो डंजन रन्स करना अभी भी सबसे बेस्ट तरीका था। दोनों छोटे बॉसेस ने एक एक ग्रीन लेवल 40 इक्विपमेंट ड्रॉप किया, लेकिन ये जियांग फे के लिए पूरी तरह से बेकार थे। उसने सीधा उन्हें एनहांसमेंट मटीरियल्स में डिसअसेंबल कर दिया। गेट की रखवाली करने वाले मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जियांग फे असली डंजन के अंदर घुसा। सामानेरा गोस्ट स्पेक्टर इलीट, लेवल 42, हेल्थ पॉइंट्स 35,000, अटैक पावर 2,700। डंजन के नॉर्मल मॉन्स्टर्स गेटकीपर्स जितने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन वो झुंड में आते थे। एक झुंड में लगभग 7 या 8 मॉन्स्टर्स होते थे। कभी कभी 10 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स का एक बड़ा झुंड भी आ जाता था। बेला, अभी अटैक मत करना। मैं एक ही बार में सारे मॉन्स्टर्स का एग्रो पुल करने वाला हूं। जियांग फे ने इजाबेला की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि इन मॉन्स्टर्स का अटैक पावर 3,000 से भी कम था, इसलिए वो उसका डिफेंस नहीं तोड़ सकते थे। ऐसे में जियांग फे उन्हें एक एक झुंड करके मारने में बहुत आलस महसूस कर रहा था। हे, आ जाओ! जियांग फे मॉन्स्टर्स के झुंड में घुसते हुए जोर से चिल्लाया। लाइटब्रिंगर्स आर्मामेंट्स पहनने की वजह से जियांग फे का डिफेंस 6,000 के करीब था, इसलिए इन छोटे मॉन्स्टर्स के अटैक्स उसका डिफेंस बिल्कुल नहीं तोड़ पाए। दूर खड़ी इजाबेला इस लड़ाई में शामिल नहीं हुई। जियांग फे ने एग्रो जनरेट किया और सीधे डंजन की गहराइयों में आगे बढ़ता गया। जब जियांग फे पहले बॉस के करीब पहुंचा, तब तक उसके पीछे अनगिनत छोटे मॉन्स्टर्स की एक लंबी कतार बन चुकी थी। जैसे ही जियांग फे अपनी जगह पर रुका, वो तुरंत मॉन्स्टर्स की 3 लेयर्स से घिर गया। गॉड्स राथ, -50,860, -50,860। जियांग फे की आंखों के सामने तुरंत डैमेज फिगर्स भर गए। डिंग, यू हैव एलिमिनेटेड समनेरा गोस्ट। ऑब्टेन्ड 40,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। डिंग, यू हैव एलिमिनेटेड समनेरा गोस्ट। ऑब्टेन्ड 40,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। हा। ऑसम। अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स को इतनी तेजी से बढ़ता देखकर जियांग फे बहुत खुश था। उसे समझ आ गया था कि भले ही गॉड्स रात का कूलडाउन टाइम थोड़ा लंबा था, लेकिन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए यह सबसे बेस्ट स्किल थी। डंजन्स के मॉन्स्टर्स प्लेयर्स का मरते दम तक पीछा करते थे। जब तक प्लेयर्स डंजन से बाहर नहीं निकलते, मॉन्स्टर्स हर जगह उनके पीछे आते थे। इसलिए रास्ते भर आराम से एग्रो जनरेट करते हुए जियांग फे को यह डर नहीं था कि कोई मॉन्स्टर उसका पीछा करना छोड़ देगा। सही मौका मिलते ही वो बस गॉड्स रात का इस्तेमाल कर सकता था और एक ही झटके में ढेर सारा एक्सपीरियंस हासिल कर सकता था। जैसा मैंने सोचा था, एक लेवल 40 डंजन बहुत सारा एक्सपीरियंस देता है। शायद मैं एक राउंड क्लियर करने के बाद ही फिर से लेवल अप कर लूंगा। जियांग फे ने खुशी से मन ही मन सोचा। नॉर्मल डंजन्स और सीक्रेट डंजन्स में फर्क होता था। प्लेयर्स सीक्रेट डंजन्स को सिर्फ एक बार क्लियर कर सकते थे, लेकिन नॉर्मल डंजन्स को हर रोज क्लियर किया जा सकता था। ऊपर से नॉर्मल डंजन्स के 3 अलग अलग मोड्स होते थे। इसका मतलब था कि जियांग फे 1 या 2 दिन में लेवल 49 तक पहुंच सकता था। फिर अबिस क्रिस्टल कंज्यूम करते ही जियांग फे सीधा लेवल 59 पर पहुंच जाता। उस वक्त लेवल डिफरेंस की वजह से जियांग फे किसी को भी बुली कर सकता था। अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने के बाद जियांग फे ने पहले बॉस की तरफ देखा। टेम्पल मैनेजर गोस्ट स्पेक्टर लीडर, लेवल 45, हेल्थ पॉइंट्स 550,000, मैजिक अटैक पावर 7,500, स्किल्स ग्रीड, सस्पिशन, जेलसी, मैनिपुलेशन। Greed, Temple Manager Ghost asks for your belongings and disarms you for 20 seconds. Suspicion, Temple Manager Ghost enters a state of suspicion and its avoidability increases by 50%. Jealousy, Temple Manager Ghost becomes jealous of your abilities and steals 50% of the target's attack power to strengthen itself. Manipulation, Temple Manager Ghost refuses to fight fairly and immediately summons 4 small ghosts to help in the battle. Remarks, originally a monk in the Temple of Deities and Demons. Due to unknown reasons, his soul still lingers even after his death. ये तो सच में एक मैजिक टाइप बॉस है। जियांग फे ने हल्का सा सिर हिलाया। इससे पहले उसका फिजिकल डिफेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन मैजिक डिफेंस काफी कम था। पर अब ऐसा नहीं था। अब लाइट ब्रिंगर्स आर्मामेंट्स ने उसे बहुत ज्यादा मैजिक डिफेंस दे दिया था। कम ऑन, चलो इस बॉस को मारते हैं। गॉड्स रात के कूलडाउन होने के लिए थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जियांग फे ने तुरंत बॉस पर चार्ज कर दिया। जियांग फे पहले से ही एक लेवल 60 लॉर्ड को सोलो हरा सकता था।
इसलिए इस जैसे लेवल 40 लीडर बॉस का उसके सामने टिकने का कोई चांस ही नहीं था। 10,000 से भी कम अटैक पावर वाले इस बॉस से जियांग फे को कोई थ्रेट नहीं था। उसे ट्रांसफॉर्म होने की भी जरूरत नहीं पड़ी। भले ही ये एक 20 लोगों का पार्टी डंजन था, लेकिन इसकी डिफिकल्टी नॉर्मल थी, इसलिए इस बॉस की डिफिकल्टी भी लिमिटेड थी। आखिर नॉर्मल डिफिकल्टी वाले डंजन्स एवरेज प्लेयर्स के इक्विपमेंट फार्म करने के लिए होते थे। असली डिफिकल्टी तो एलीट मोड से शुरू होने वाले डंजन्स में होती थी। बॉस बैटल शुरू होते ही इजाबेला ने अपनी डीमन फ्लेम समन की और जियांग फे के साथ लड़ने लगी। थोड़ी ही देर में जियांग फे का रूथलेस बाराज पूरी तरह से स्टैक हो गया। जब उन दोनों की अटैक पावर्स कंबाइन हुई तो वो हर सेकंड 20,000 से भी ज्यादा डैमेज दे रहे थे। बॉस के हेल्थ पॉइंट्स तेजी से कम होने लगे। इससे पहले कि बॉस फाइट बैक करने का सोच भी पाता, उसके हेल्थ पॉइंट्स 80% से नीचे गिर चुके थे। 80% से नीचे जाते ही बॉस ने धीरे धीरे अपनी स्किल्स एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उसका पहला मूव जियांग फे को डिसार्म करना था। अनफॉर्चुनेटली जियांग फे का ब्लेजिंग हैमर कोई अटैक पावर ऐड नहीं करता था, इसलिए ब्लेजिंग हैमर छिन जाने के बाद भी जियांग फे की अटैक पावर पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि वो टेम्पररीली बैश यूज नहीं कर सकता था, लेकिन उसका रूथलेस बराज पहले से ही फुली स्टैक था, इसलिए जियांग फे को अब इस लो डैमेज स्किल की जरूरत नहीं थी। जब इसके साथ नेफिलिम किंग्स आइज का वीकनेस एक्सप्लॉइट इफेक्ट जुड़ गया तो जियांग फे के अटैक्स बहुत ज्यादा पेनफुल हो गए। बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी वो लगभग इजाबेला के बराबर ही डैमेज दे रहा था। जल्दी ही बुरी तरह पिट रहा वो बॉस अपनी एनहांस्ड अवॉइडेबिलिटी स्टेट में चला गया। इससे जियांग फे के लिए चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो गईं। जब भी वो अटैक करता, एक के बाद एक मिसेज होते जा रहे थे। बीच बीच में उसका रूथलेस बराज भी इफेक्ट हो जाता था, जिससे उसकी अटैक पावर फ्लक्चुएट करने लगती थी। ये बहुत अनस्टेबल था, लेकिन एनहांस्ड अवॉइडेबिलिटी का ड्यूरेशन खत्म होते ही जियांग फे की अटैक पावर फिर से स्टैक हो गई और बॉस के हेल्थ पॉइंट्स तेजी से गिरने लगे। जब बॉस के हेल्थ पॉइंट्स 50% तक पहुंचे तो उसने 4 मॉन्स्टर्स को समन कर लिया, पर जैसे ही वो चारों एडवांस्ड एलीट्स जियांग फे के पास आए, उसने गॉड्स राथ यूज किया और उन्हें इंस्टेंटली मार डाला। उसके बाद भले ही बॉस ने एक बार इजाबेला की अटैक पावर चुरा ली, लेकिन इससे बस उसकी मौत थोड़ी डिले ही हुई। 1 मिनट से भी कम टाइम में जियांग फे और इजाबेला ने बैटल खत्म कर दी। डिंग! You have eliminated Temple Manager Ghost. Obtained 120,000 experience points. Obtained 400 gold coins. जियांग फे ने कैजुअली बॉस की कॉप्स पलटी और उसे इक्विपमेंट के 4 पीसेस मिले। उनमें से एक ब्लू था और 3 ग्रीन थे। उसने ब्लू वाले को अपने बैग में रख लिया। उसका प्लान था कि बाद में वो उसे गिल्ड स्टोरेज में डाल देगा। जहां तक ग्रीन वालों की बात थी, उसने उन्हें तुरंत डिसअसेंबल कर दिया। टीएस के नॉर्मल मोड डंजन सच में बस एक्सपीरियंस कमाने के लिए होते हैं। जियांग फे ने कंप्लेन किया। ऑब्वियसली वो बॉस के ड्रॉप से डिसैटिस्फाइड था। उसका लक बहुत ज्यादा हाई था और ये फर्स्ट किल भी था, फिर भी उसे सिर्फ 1 ब्लू और 3 ग्रीन्स ही मिले थे। अगर फ्यूचर में दूसरे प्लेयर्स इस डंजन में आते तो उन्हें डेफिनेटली सिर्फ 3 या 4 ग्रीन इक्विपमेंट पीसेस ही मिलते। जियांग फे ऑब्वियसली दूसरे प्लेयर्स की सिचुएशन नहीं समझ सकता था। करंटली इस लेवल पर हालांकि एवरेज प्लेयर्स ने अपने व्हाइट इक्विपमेंट को पहले ही हटा दिया होगा, लेकिन उनके ज्यादातर इक्विपमेंट अभी भी ग्रीन ही थे। अगर लकीली उन्हें कभी कोई ब्लू इक्विपमेंट मिल भी जाता तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। लेवल 30 के कई प्लेयर्स अभी भी लेवल 20 के इक्विपमेंट पहन रहे थे। भले ही एवरेज प्लेयर्स के पास सिर्फ ब्लू या ग्रीन इक्विपमेंट होते थे, लेकिन उनके इक्विपमेंट का लेवल उनके करंट लेवल से बिल्कुल मैच नहीं कर पाता था। इसलिए एवरेज प्लेयर्स के लिए उनके करंट लेवल से मैच करने वाला ग्रीन इक्विपमेंट भी बहुत अच्छा माना जाता था। पर जहां तक जियांग फे की बात थी, उसने ग्रीन इक्विपमेंट की तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाई। उसने बस उन्हें इमीडिएटली डिसअसेंबल कर दिया। पहले बॉस के बाद जियांग फे आगे बढ़ता गया। यहां के मॉन्स्टर्स चेंज हो चुके थे। अब वो समनेरा गोस्ट्स नहीं थे, बल्कि वो भिक्खू गोस्ट्स थे। भिक्खू गोस्ट स्पेक्टर इलीट, लेवल 45, हेल्थ पॉइंट्स 43,000, अटैक पावर 2,900. Remarks: A monk from the temple of deities and demons that was killed. However, due to unknown reasons, his soul still lingers. अटैक पावर और हेल्थ पॉइंट स्लाइटली बढ़ गए थे। फिर भी जियांग फे के लिए ये एकदम सेम बात थी। ये छोटे मॉन्स्टर्स ना तो उसका डिफेंस तोड़ सकते थे और ना ही उसके गॉड्स रात से बच सकते थे। लेकिन हर ग्रुप में इन भिक्खू गोस्ट्स की गिनती ज्यादा थी। एक ग्रुप में कम से कम 10 मॉन्स्टर्स थे, कुछ ग्रुप्स में तो 20 मॉन्स्टर्स भी थे। मॉन्स्टर्स के इतने बड़े ग्रुप्स डेफिनेटली एवरेज प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होते। पर जियांग फे के लिए जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स उतना अच्छा। इस तरह उसके लिए मॉन्स्टर्स की एक लंबी ट्रेल बनाना और भी इजी था। हे, आ जाओ। अपने गॉड्स रात के कूलडाउन होने का वेट करने के बाद जियांग फे एग्रो जनरेट करते हुए लगातार चिल्लाता रहा। इजाबेला को जियांग फे का ये जॉयफुल लुक थोड़ा फनी लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराती रही और जियांग फे को इधर उधर भागकर सारे मॉन्स्टर्स का एग्रो पुल करते हुए देखती रही। गॉड्स रात -50,860, -50,860, -50,860,
दूसरे बॉस के सामने सारे मॉन्स्टर्स को गैदर करने के बाद जियांग फे ने एक बार फिर सभी छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए अपनी स्किल यूज की। डिंग, यू हैव एलिमिनेटेड भिक्खू गोस्ट। Obtained 50,000 experience points. Ding, you have eliminated भिक्खू गोस्ट। Obtained 50,000 experience points. जियांग फे को भारी अमाउंट में एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, जिससे उसका टोटल एक्सपीरियंस बढ़कर 2/3 से भी ज्यादा हो गया। ऐसा लग रहा था कि इस नॉर्मल डिफिकल्टी डंजन को क्लियर करने के बाद वो डेफिनेटली लेवल 46 तक पहुंच जाएगा। वीना गोस्ट स्पेक्टर लीडर लेवल 45, हेल्थ पॉइंट्स 600,000, अटैक पावर 8,500, skills whip, flog, confine, death cane. Whip, Veena Ghost disciplines unruly monks, causes a moderate amount of damage to the current target, reducing their defense by 10%, can be stacked 3 times. Flog, Veena Ghost disciplines unruly monks, causes a lot of damage to the current target. Confine, Veena Ghost disciplines unruly monks, immobilizes a random target, making them unable to move, attack or cast spells. Death cane, Veena Ghost disciplines monks who have committed heinous sins. Veena Ghost will randomly mark a player. If that player does anything that generates aggro while marked, Veena Ghost will immediately kill that player. Remarks, originally a senior monk in charge of punishment in the temple of deities and demons. However, due to unknown reasons, his soul still lingers even after his death. बेला, थोड़ा केयरफुल रहना। जैसे ही ये तुम्हें मार्क करे, इमीडिएटली अटैक करना रोक देना। जियांग फे ने इजाबेला को वॉर्न किया। इस तरह की इंस्टेंट डेथ स्किल सबसे ज्यादा ट्रबलसम होती थी। जब तक एक्टिवेशन कंडीशन सैटिस्फाई होती थी, कोई भी डिफेंस या हेल्थ पॉइंट्स कंप्लीटली इग्नोर कर दिए जाते थे। बॉस बिना किसी वार्निंग के टारगेट को इंस्टेंटली मार डालता था। इसलिए भले ही जियांग फे और इजाबेला के पास बहुत सारे हेल्थ पॉइंट्स और हाई डिफेंस था, फिर भी उन्हें इस तरह की स्किल्स को अवॉइड करना ही पड़ता था। वरना किसी लेवल 60 लॉर्ड को मारने के बाद एक लेवल 40 बॉस के हाथों मरना वे टू एम्बैरेसिंग होता। डोंट वरी, इजाबेला ने हामी भरी। ओके, तो मैं अंदर जा रहा हूं। एक गहरी सांस लेने के बाद जियांग फे ने वाइल्ड चार्ज के साथ तुरंत बॉस की तरफ रश किया। बॉस बैटल तब स्टार्ट हुई जब जियांग फे ने बॉस पर वाइल्ड चार्ज लॉन्च किया। दूसरा बॉस पहले बॉस से हर एस्पेक्ट में ज्यादा स्ट्रांग था। हाउएवर, इंस्टेंट डेथ स्किल को छोड़कर बाकी सारी स्किल से जियांग फे और इजाबेला को कोई थ्रेट नहीं था। जल्दी ही बॉस के हेल्थ पॉइंट्स 50% से कम हो गए। उसी टाइम वीना गोस्ट की बॉडी से गोल्डन लाइट निकली और इजाबेला के सिर के ऊपर एक एबनॉर्मल स्टेटस अपीयर हो गया। कमांडमेंट, No overstepping the limits during the ordination period, otherwise it will bring about severe punishment. बेला, रुक जाओ, जियांग फे चिल्लाया। तब तक इजाबेला पहले ही पीछे घूम चुकी थी और उसकी पीठ बॉस की तरफ थी। डायरेक्शन चेंज करने की वजह से उसके आने वाले अटैक्स भी इंटरप्ट हो गए थे। फ्यू, जियांग फे ने रिलीफ की सांस ली। कमांडमेंट का ड्यूरेशन सिर्फ 10 सेकेंड्स का था, इसलिए टाइम अप होते ही इजाबेला बॉस पर अपना अटैक कंटिन्यू कर सकती थी। फॉर्चुनेटली, इस तरह की स्किल बॉस के करंट टारगेट को प्रायोरिटाइज करती है। अगर बॉस ने ये स्किल मुझ पर यूज की होती तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। जियांग फे बहुत खुश था कि उसके पास इजाबेला जैसी पावरफुल पेट थी। अगर ये सच में कोई सोलो बैटल होती तो बॉस डेफिनेटली ये कमांडमेंट स्टेटस उसी पर डालता, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। जियांग फे भी बॉस की तरफ से मुड़कर अटैक करना रोक सकता था, लेकिन बॉस की ये स्किल कोई चैनलिंग स्किल नहीं थी। कास्ट करने के बाद भी बॉस जियांग फे पर अटैक करना कंटिन्यू रखता। ऊपर से जियांग फे फाइट बैक नहीं कर पाता। वो ना तो लाइफ स्टील कर पाता और ना ही पोशंस पी पाता, क्योंकि इन एक्शन से एग्रो जनरेट होता। अगर वो अटैक नहीं कर पाता तो जियांग फे लाइफ स्टीलिंग के थ्रू खुद को हील भी नहीं कर पाता। उस केस में वो 10 सेकंड से भी कम टाइम में बॉस के हाथों मारा जाता। बट इजाबेला के होने की वजह से जियांग फे को इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। इस स्किल को अनलीश करते टाइम बॉस अपने सामने वाले एनिमी को प्रायोरिटाइज करता था। इसलिए जब तक इजाबेला प्रॉम्प्ट रिएक्ट करती, उन दोनों को किसी भी डेंजर का सामना नहीं करना पड़ता। लगभग 1 मिनट के बाद बॉस के हेल्थ पॉइंट्स 0 हो गए। बॉस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसी पर भी डेथ गेन यूज नहीं कर पाया। डिंग, यू हैव एलिमिनेटेड वीरा गोस्ट। Obtained 180,000 experience points. Obtained 500 gold coins. जियांग फे सरप्राइज रह गया जब उसने बॉस की कॉर्प्स पलटी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नॉर्मल डिफिकल्टी डंजन का कोई बॉस इतने डिसेंट एट्रीब्यूट्स वाला इतना अच्छा इक्विपमेंट ड्रॉप करेगा। होली रोसरी नेकलेस, एक्सीलेंट। फिजिकल अटैक प्लस 425, स्ट्रेंथ प्लस 35, वाइटैलिटी प्लस 40। इक्विपमेंट allows you to acquire the skill Divine Shield. Allows you to immediately enter an invincible state, gaining immunity to attacks and disabling skills. The effect lasts for 15 seconds. 5 minutes cooldown time. Remarks: Divine Shield can be activated immediately in any state. Removes all abnormal statuses immediately after activation. Level requirement 40. Not bad.
इनविंसिबल स्किल्स वाले इक्विपमेंट सच में रेयर होते हैं। जियांग फे मुस्कुराया और उसने नेकलेस रख लिया। इस इक्विपमेंट के साथ अब उसे स्टन होने से डरने की जरूरत नहीं थी। नीडलेस टू से बाकी बचे तीनों ग्रीन इक्विपमेंट पीसेस को तुरंत एनहांसमेंट मटेरियल्स में डिसअसेंबल कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली जियांग फे के पास अभी कोई एनहांसमेंट रेसिपीज नहीं थी, वरना वो पहले ही अपने इक्विपमेंट को एनहांस कर चुका होता। नया नेकलेस मिलने के बाद जियांग फे ने अपने ओरिजिनल नेकलेस को रिप्लेस कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसकी अटैक स्पीड 15% डिक्रीज हो गई, बट क्योंकि अब उसके पास एक इनविंसिबल स्किल थी इसलिए उसकी सेफ्टी ज्यादा सिक्योर हो गई थी। अपनी अटैक स्पीड रिड्यूस होने के बाद जियांग फे को वीकनेस एक्सप्लॉइट की टाइमिंग ग्रास्प करना ज्यादा ईजी लगा। हालांकि उसका डैमेज डिक्रीज होने वाला था, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। लेट्स कंटिन्यू। इक्विपमेंट चेंज करने के बाद जियांग फे के हेल्थ पॉइंट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए। उसकी अटैक पावर भी अच्छी खासी बढ़ गई थी। हालांकि उसकी अटैक स्पीड डिक्रीज हुई थी, लेकिन उसके हर एक सिंगल बेसिक अटैक और स्किल अटैक का डैमेज बढ़ गया था। दूसरे बॉस को मारने के बाद आगे के मॉन्स्टर्स अभी भी भिक्खू गोस्ट्स ही थे, लेकिन हर ग्रुप में मॉन्स्टर्स का नंबर बढ़ गया था। छोटे ग्रुप्स में 15 से 16 मॉन्स्टर्स थे, जबकि बड़े ग्रुप्स में नंबर 27 या 28 तक पहुंच गए थे। हे 2 दिनों में जब ज्यादातर प्लेयर्स लेवल 40 तक पहुंचेंगे तो ये डंजन डेफिनेटली उन्हें बहुत रुलाएगा। जियांग फे ने मन ही मन सोचा, अगर ये अच्छे टीम वर्क वाली कोई गिल्ड टीम होती तब भी ठीक था, लेकिन रैंडम पब प्लेयर्स से बनी एवरेज पार्टीज डेफिनेटली इसे स्मूथली हैंडल नहीं कर पाएंगी। इस डंजन के बॉसेस और छोटे मॉन्स्टर्स उन पब प्लेयर्स की लिमिट से डेफिनेटली बाहर थे। हे कम ऑन। जियांग फे ने यूजुअल वाली सेम टैक्टिक यूज की। वो सारे मॉन्स्टर्स का एग्रो जनरेट करने के लिए इधर उधर भागने लगा, जिससे डंजन के मॉन्स्टर्स के बीच पूरी तरह से केओस मच गया। लगभग 300 या 400 मॉन्स्टर्स जियांग फे के पीछे पड़े थे। जब जियांग फे ने भागना बंद किया तो उसे घेरने वाले मॉन्स्टर्स इतनी टाइटली पैक हो गए थे कि उनके बीच से एक बूंद पानी भी पार नहीं हो सकता था। गॉड्स राथ -53,594 -53,594। इक्विपमेंट चेंज करने के बाद जियांग फे का स्किल डैमेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। आसपास के सारे मॉन्स्टर्स इंस्टेंटली मारे गए। जियांग फे की स्क्रीन एक बार फिर से एक्सपीरियंस पॉइंट्स की नोटिफिकेशन से भर गई। डिंग! Congratulations player Verdio Glider for reaching level 46. All attributes +1. Gained 5 undistributed attribute points. हा, नाइस। जियांग फे हंसा। कल बैटलफील्ड बॉस को मारने के बाद वो पहले ही एक बार लेवल अप कर चुका था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज इस डंजन में वो फिर से लेवल अप कर लेगा। ये देखकर कि अब उसके पास नियरली 51,000 हेल्थ पॉइंट्स और अराउंड 3200 अटैक पावर है, जियांग फे ने सैटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। हालांकि उसकी अटैक पावर ब्लू ग्रेड वेपन्स वाले दूसरे अटैकर्स से लोअर थी, लेकिन एक बार रूथलेस बराज स्टैक करने के बाद उसके पास ऑलमोस्ट 10,000 अटैक पावर हो जाती। उस टाइम वो कंप्लीटली इनविंसिबल बन जाता। जियांग फे का तो यहां तक मन कर रहा था कि वो रीमैच के लिए कॉस्मिक ड्रैगन को ढूंढने के लिए टेलीपोर्टेशन पॉइंट का यूज करके सीधा सेंटलाइट सिटी पहुंच जाए। कॉस्मिक ड्रैगन का एरोगेंट फेस जियांग फे की मेमोरी में अभी भी फ्रेश था। अब जियांग फे से कॉस्मिक ड्रैगन के फेस का वो लुक देखने का वेट नहीं हो रहा था जब वो जियांग फे के हैमर से स्मैश होकर इंस्टेंटली मर जाएगा। लेकिन फिलहाल जियांग फे के हैमर का रात फील करने वाली पहली चीज कॉस्मिक ड्रैगन नहीं, बल्कि इस डंजन का तीसरा बॉस था। जियांग फे पहले ही सारे छोटे मॉन्स्टर्स क्लियर कर चुका था। अब जियांग फे के सामने सिर्फ बॉस अकेला खड़ा था। चीफ मंक ऑफ द टेम्पल ऑफ डिएटीज एंड डीमन स्पेक्टर, एम्पावर्ड लीडर, लेवल 45, हेल्थ पॉइंट्स 750,000, मैजिक अटैक पावर 6,800. Skills: Summon Samanera, Summon Bhikkhu, Exorcism, Chant. Summon Samanera, the chief monk of the Temple of Deities and Demons, immediately summons 9 close-knit small Samaneras to help in the battle. Summon Bhikkhu, the chief monk of the Temple of Deities and Demons, immediately summons 9 close-knit Bhikkhus to help in the battle. Exorcism: the small Samaneras and Bhikkhus will not die before the chief monk of the Temple of Deities and Demons dies, and their attack power is doubled. Chant raises the morale of the monks around the chief monk of the Temple of Deities and Demons, increases their attack speed by 30%. Remarks: the final boss of the normal difficulty Temple of Deities and Demons. The body of the chief monk of the Temple of Deities and Demons did not rot after his death due to unknown reasons. Turned into a zombie, he now attacks any intruders that dare step foot into the Temple of Deities and Demons. FCK इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि फाइनल बॉस की अटैक पावर पिछले 2 बॉसेस जितनी हाई नहीं है। ये बंदा एक समनर टाइप बॉस है, प्लस ये एक साथ 18 मॉन्स्टर्स समन कर सकता है। What the hell? क्या इस बॉस को बनाने वाला 18 ब्रॉन्जमैन से इंस्पायर हुआ था? जियांग फे ने मन ही मन कर्स किया। किल हिम। बॉस के एट्रीब्यूट्स देखने के बाद जियांग फे ने इजाबेला को आवाज लगाई और इमीडिएटली बॉस पर चार्ज कर दिया। कम ऑन, यहां इंट्रूडर्स हैं।
जब जियांग फे बॉस के सामने पहुंचा तो बॉस इमीडिएटली एक्टिवेट हो गया। बैटल स्टार्ट होते ही इस समनर बॉस ने मिनियन समन करना शुरू कर दिया था। स्वूश, एक व्हाइट लाइट चमकी और 9 समनेरा गोस्ट्स अपीयर हुए। स्वूश, एक और व्हाइट लाइट के बाद 9 भिक्खू गोस्ट्स भी बॉस के पास अपीयर हो गए। -1324, -1597, -1475। सभी 18 मॉन्स्टर्स ने इमीडिएटली जियांग फे पर अटैक कर दिया। एक्सोसिज्म बफ के साथ इन मॉन्स्टर्स की अटैक पावर डबल हो गई। ओरिजिनली इन मॉन्स्टर्स की अटैक पावर जियांग फे का डिफेंस तोड़ने के लिए इनफ नहीं थी। हाउएवर बफ के साथ ये 5000 से भी ज्यादा हो गई, इसलिए उनके अटैक्स ने जियांग फे को बहुत ज्यादा डैमेज दिया। -8015। FCK, बॉस का अटैक खाने के बाद जियांग फे का फेस चेंज हो गया। एक मॉन्स्टर के अटैक्स तो मेंशन करने लायक भी नहीं थे, लेकिन वो डेफिनेटली एक साथ 18 मॉन्स्टर्स के अटैक हैंडल नहीं कर सकता था। जब इसके साथ बॉस के अटैक्स भी जुड़ गए तो अटैक्स का हर राउंड जियांग फे के लगभग 30,000 हेल्थ पॉइंट्स खत्म कर सकता था। जियांग फे सिर्फ अपनी नेफिलिम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर ही सर्वाइव कर सकता था। इस करंट स्टेट में सिर्फ लाइफ स्टील से अपने हेल्थ पॉइंट्स को सेफ लेवल पर मेंटेन करना इम्पॉसिबल था। FCK, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लास्ट बॉस इतना ट्रबलसम होगा। जियांग फे ने फ्राउन किया। अब उसके पास 3 चॉइसेस थीं। पहली सबसे सिंपल थी, वो इमीडिएटली अपनी नेफिलिम फॉर्म एक्टिवेट कर सकता था और सब कुछ सॉल्व हो जाता, लेकिन जियांग फे इस स्किल को वेस्ट नहीं करना चाहता था। आफ्टर ऑल उसे अभी भी एलीट मोड अटेम्प्ट करना था। दूसरी चॉइस ये थी कि वो इजाबेला को अपने लिए कुछ मॉन्स्टर्स का एग्रो जनरेट करने दे। उसका लाइफ स्टील वैसे भी एक एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल था, इसलिए वो इस तरह से इजाबेला को प्रोटेक्ट कर सकता था। अगर वो दोनों डैमेज को स्प्लिट कर लेते तो रूथलेस बराज के फुली स्टैक होने के बाद जियांग फे लाइफ स्टील की मदद से अपने हेल्थ पॉइंट्स सेफ लेवल पर मेंटेन कर पाता। हाउएवर ये सेफ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बॉस अभी भी चांट करता। एक बार बॉस ने चांट करना शुरू कर दिया तो मॉन्स्टर्स की अटैक स्पीड इंक्रीज हो जाती और वो अपने हेल्थ पॉइंट सेफ लेवल पर मेंटेन नहीं कर पाता। फॉरगेट इट, मैं थर्ड ऑप्शन के साथ ही जाऊंगा। इस तरह मैं ये भी देख सकता हूं कि इस स्किल के क्या इफेक्ट्स हैं। एंड में जियांग फे ने एक ऐसी स्किल यूज करने का डिसाइड किया जो उसने पहले कभी यूज नहीं की थी, लाइफ स्टील डीमन फॉर्म। ये क्रिम्सन रीपर केप से जुड़ी ट्रांसफॉर्म स्किल थी। जियांग फे की अटैक स्पीड 50% इंक्रीज हो जाती और उसका लाइफ स्टील इफेक्ट 200% तक पहुंच जाता। इसके इफेक्ट्स 1 मिनट तक रहते थे। थंप, ब्लैक स्मोक ने इंस्टेंटली जियांग फे की बॉडी को कवर कर लिया। फिर स्मोक ऑलमोस्ट इमीडिएटली गायब हो गया। हाउएवर ब्लैक स्मोक डिसअपियर होने के बाद जियांग फे की अपीयरेंस ट्रेमेंडसली चेंज हो चुकी थी। सबसे पहले तो जियांग फे का फेस बहुत पेल हो गया और उसके मुंह के राइट कॉर्नर पर सूखे खून का निशान था। सेकेंडली, जियांग फे के हाथ का ब्लेजिंग हैमर गायब हो गया था और उसकी जगह 3 इंच लंबे शार्प नेल्स आ गए थे। जियांग फे के लाइट ब्रिंगर आर्मामेंट्स भी गायब हो गए थे और उनकी जगह एक ब्लैक टेल कोट ने ले ली थी। डैम, ये तो मेरी नेफिलिम फॉर्म से भी ज्यादा कूल लग रहा है। अपनी अपीयरेंस को एडमायर करते हुए जियांग फे ने बॉस पर अटैक कर दिया। +6785, +8072, +9603, +11725। जियांग फे के स्विफ्ट अटैक्स के साथ रूथलेस बराज का इफेक्ट बहुत क्विकली स्टैक हो गया और लाइफ स्टील इफेक्ट ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगा। सिर्फ 2 सेकंड्स के बाद जियांग फे के हेल्थ पॉइंट सेफ लेवल पर पहुंच गए। 5 सेकंड्स के बाद रूथलेस बराज पहले ही 10 बार स्टैक हो चुका था। जियांग फे अपने हर अटैक पर 17,000 से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स अब्सॉर्ब कर सकता था। मोरओवर जब वो बॉस के वीक पॉइंट पर अटैक करता तो उसका डैमेज और लाइफ स्टील अमाउंट डबल हो जाता। होली SH*T, ये ऑसम है। मुझे इसे ज्यादा यूज करना चाहिए था। जियांग फे ओवरजॉयड था। हालांकि लाइफ स्टील डीमन फॉर्म का ड्यूरेशन सिर्फ 1 शॉर्ट मिनट का था, लेकिन इस स्किल का कूल डाउन टाइम सिर्फ 10 मिनट्स था, इसलिए जियांग फे इस स्किल को काफी फ्रीक्वेंटली यूज कर सकता था। गारंटी के तौर पर एक अमेजिंग लाइफ स्टील एबिलिटी होने की वजह से जियांग फे ने बॉस और छोटे मॉन्स्टर्स के अटैक्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। हालांकि बॉस और मॉन्स्टर्स हर राउंड के अटैक्स में लगभग 30,000 डैमेज दे सकते थे, लेकिन जियांग फे की अटैक स्पीड बहुत ज्यादा हाई थी। जियांग फे की अटैक स्पीड ऑलमोस्ट 0.6 सेकंड्स थी, जिसका मतलब था कि जितनी देर में मॉन्स्टर्स उस पर एक अटैक करते, जियांग फे उन पर 4 बार अटैक कर सकता था। इसलिए उसे अपने हेल्थ पॉइंट्स के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मोरओवर उसकी अटैक स्पीड में 50% इंक्रीज होने के साथ जियांग फे का डैमेज आउटपुट भी ग्रेटली इंप्रूव हो गया था। बॉस के हेल्थ पॉइंट्स का गिरना रुक ही नहीं रहा था, मानो कोई टूटा हुआ बांध हो जहां से फ्लड आ गया हो। 20 सेकंड्स के बाद बॉस के हेल्थ पॉइंट्स 50% से नीचे गिर गए थे। इसी टाइम चीफ मंक ऑफ द टेंपल ऑफ डिएटीज एंड डीमंस ने इमीडिएटली चांट करना शुरू कर दिया, जिससे उसके मिनियंस को अटैक स्पीड का बफ मिल गया। हाउएवर इस स्टेज पर चांट करने का कोई पॉइंट नहीं था। भले ही वो गॉड से ब्लेसिंग्स मांग लेता, फिर भी वो इस बैटल में सर्वाइव नहीं कर पाता। अगले 10-20 सेकंड्स के बाद जियांग फे और इजाबेला ने बॉस को इजीली हरा दिया। बाकी बचे मॉन्स्टर्स ने भी एक्सोसिज्म की प्रोटेक्शन खो दी।
जियांग फे ने गॉड्स राथ यूज करके उन्हें इंस्टेंटली मार डाला। डिंग! You have eliminated the chief monk of the Temple of Deities and Demons. Obtained 320,000 experience points. Obtained 600 gold coins. Ding! Your party is the first to clear the dungeon Temple of Deities and Demons normal mode. Please enter your party's name. Naturally dungeon clear करने के बाद announcement करने का टाइम आ गया था। ये opportunity specifically dungeon clear करने वाली first party के लिए थी। जियांग फे स्मर्क किए बिना नहीं रह सका। वो सोच रहा था कि इस बार पब्लिक को कैसे ट्रिगर किया जाए। थोड़ी देर बाद एक सिस्टम अनाउंसमेंट अपीयर हुआ। डिंग! सिटी वाइड अनाउंसमेंट, द पार्टी यू गाइस शुड लेवल अप फास्टर, सोलो डंजन रन्स आर बोरिंग। हैज क्लियर्ड द लेवल 40 डंजन टेम्पल ऑफ डेटीज एंड डीमंस नॉर्मल डिफिकल्टी। प्लीज चीयर फॉर द पार्टी मेंबर वर्ड्योर ग्लाइडर। अनाउंसमेंट 3 बार अपीयर होने के बाद पूरी डॉनलाइट सिटी क्वाइट हो गई। चाहे सिटी में रेस्ट कर रहे प्लेयर्स हों या वाइल्ड में ट्रेनिंग कर रहे प्लेयर्स, सब एकदम साइलेंट हो गए। एक शॉर्ट साइलेंस के बाद पूरी डॉनलाइट सिटी क्रेजी हो गई। दी FCK, क्या मुझे अभी भी ये गेम खेलना चाहिए? मैं अभी भी लेवल 38 पर अटका हूं। ये बंदा पहले ही लेवल 46 पर कैसे पहुंच गया और उसने लेवल 40 का डंजन भी क्लियर कर लिया? नॉनसेंस! क्या तुम खुद को ब्रदर फे से कंपेयर भी कर सकते हो? एग्जैक्टली! क्या तुम इस गेम में नए हो? ब्रदर फे का सबसे पहले डंजन क्लियर करना कोई फस क्रिएट करने वाली बात नहीं है। ये परफेक्टली नॉर्मल है। ब्रदर फे, प्लीज मेरे शुगर डैडी बन जाओ। मेरे शुगर डैडी बन जाओ। मैं बेड वार्म करने में बहुत अच्छी हूं। मैं पेटीट हूं, लेकिन मेरे B/BS बहुत बड़े हैं। ब्रदर फे, तुम मुझे XXXXXX पर कांटेक्ट कर सकते हो। आसपास हॉस अराउंड कर रहे इन लोगों के अलावा जियांग फे को अलग अलग गिल्ड्स के हायर अप से भी बहुत सारे वॉइस मैसेजेस रिसीव हुए। हैप्पी ड्रंक से लीड होने वाले इन लोगों का पर्पस बहुत सिंपल था, और वो था डंजन की लोकेशन के बारे में इंक्वायर करना। आफ्टर ऑल, मेजर गिल्ड्स की एलीट टीम्स के कई मेंबर्स पहले ही लेवल 40 के हो चुके थे। वो प्रॉबेबली सोच रहे थे कि लोएस्ट डिफिकल्टी वाला लेवल 40 का डंजन एक 5-मैन डंजन होगा। उनकी एबिलिटीज के साथ एक 5-मैन पार्टी फॉर्म करना उनके लिए काफी ईजी था। हो, बिना कुछ जाने बस लोकेशन मत पूछो। उससे पहले 20 लोगों की एक कंप्लीट पार्टी फॉर्म करने का ट्राई करो। जियांग फे ने स्माइल किया और इन सभी लोगों को रिजेक्ट कर दिया। वो इतनी जल्दी डंजन की लोकेशन रिवील करने का प्लान नहीं कर रहा था। हालांकि डंजन किसी सीक्रेट डंजन की तरह नहीं था और ये एक बार क्लियर होने के बाद डिसअपियर नहीं होने वाला था, लेकिन डंजन जितनी ज्यादा बार क्लियर किया जाता उसके ड्रॉप्स उतने ही वर्स होते जाते। ऑफ कोर्स, अगर वो इसे सीक्रेट रख सकता था तो वो अपनी गिल्ड के मेंबर्स को इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने का मौका देता। आफ्टर ऑल, टेम्पल ऑफ डीएटीज एंड डीमंस और बॉटम ऑफ द ब्लड पूल सेम नहीं थे। जब बॉटम ऑफ द ब्लड पूल ओपन हुआ था तो बहुत बड़ा कमोशन क्रिएट हुआ था। पूरी डॉनलाइट सिटी एक दिन के लिए केओस में डूब गई थी। उसे सीक्रेट रखना इम्पॉसिबल था। हाउएवर, टेम्पल ऑफ डीटीज एंड डीमंस डिफरेंट था। जब तक दूसरे प्लेयर्स को मैप देने वाला वो NPC नहीं मिल जाता, तब तक वो डंजन के एंट्रेंस तक पहुंचने के बाद भी उसे नहीं देख पाते। इसलिए जियांग फे बहुत कॉन्फिडेंट था कि उसकी गिल्ड की एलीट टीम कुछ टाइम तक इस डंजन को एंजॉय कर पाएगी। व्हाट? ये सिर्फ नॉर्मल डिफिकल्टी है, लेकिन हमें 20 लोगों की पार्टी चाहिए? एज एक्सपेक्टेड, हैप्पी ड्रंक और बाकी गिल्ड्स के हेड्स एकदम शॉक्ड रह गए। लेवल 40 की 5-मैन पार्टी बनाना और लेवल 40 की 20 लोगों की पार्टी बनाना दोनों एकदम अलग बातें थीं। पार्टी में क्लासेस का कॉम्बिनेशन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए किसी गिल्ड के पास भले ही लेवल 40 के 100 मेंबर्स हों, फिर भी वो 20 लोगों की पार्टी फॉर्म नहीं कर पाते। क्लेरिक्स और टैंकर्स इस प्रॉब्लम के सेंटर में थे। इन दोनों क्लासेस के प्लेयर्स सबसे स्लो लेवल अप करते थे, इसलिए क्लेरिक्स और टैंकर्स के साथ एक डंजन पार्टी फॉर्म करने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता। मेजर गिल्ड्स के फ्रस्ट्रेटेड लीडर्स को दूर भगाने के बाद जियांग फे ने फाइनल बॉस के ड्रॉप्स पर फोकस किया। चूंकि ये डंजन का फाइनल बॉस था और जियांग फे को फर्स्ट किल मिला था, इसलिए बहुत ज्यादा चांस था कि चीफ मंक ऑफ द टेम्पल ऑफ डेटीज एंड डीमंस पर्पल इक्विपमेंट ड्रॉप करेगा। स्वूश! पर्पल लाइट चमकी। एज एक्सपेक्टेड, जियांग फे के हाई लक ने उसे डिसअपॉइंट नहीं किया। एक्सोसिस्ट्स स्टाफ एपिक, मैजिक अटैक प्लस 1024, इंटेलिजेंस प्लस 35, स्पिरिट प्लस 20, वाइटैलिटी प्लस 10। Equipment allows you to gain the status skill Exorcism. Increases the attack power and defense of allies within 40 meters by 10%. Upon activation, Exorcism consumes 50 mana points per second. Level requirement 40. Awesome! जियांग फे की आंखें चमक उठीं। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉस अपनी सिग्नेचर स्किल दे देगा। ऑफ कोर्स, इस तरह के इक्विपमेंट से अटैच्ड स्किल डेफिनेटली बॉस की ओरिजिनल स्किल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन थी। ये उसके जितनी पावरफुल तो हो ही नहीं सकती थी। फिर भी एक ऐसी स्टेटस स्किल जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों एस्पेक्ट्स को एनहांस करती हो, काफी पावरफुल थी। लेवल 40 की सपोर्ट क्लास के पास डेफिनेटली 5 या 6,000 माना पॉइंट्स होते थे। इस स्टाफ को इक्विप करने के बाद वो इजीली 2 मिनट्स तक एक्सोर्सिज्म यूज कर सकते थे। कोई भी इजीली इमेजिन कर सकता था कि ये पूरी पार्टी के लिए कितना बेनिफिशियल था।
उस मोटे जाओ फेंग का लकी डे है। जियांग फे ने हाँ में सिर हिलाया। चूंकि गले एवर समर एक हिडन क्लास थी, उसके पास ग्रोथ वाला वेपन था, इसलिए उसे अपना वेपन रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं थी। मोरोवर, क्लerics की स्किल्स पहले ही बहुत ज्यादा माना पॉइंट्स कंज्यूम करती थीं। अगर वो ऐसा वेपन इक्विप कर लेते जो और भी ज्यादा माना पॉइंट्स कंज्यूम करता हो, तो बैटल्स के दौरान उनके माना पॉइंट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते। छोटा मोटा जाओ फेंग हील नहीं कर सकता था, और उसकी अलग अलग सपोर्ट स्किल्स ज्यादा माना पॉइंट्स कंज्यूम नहीं करती थीं, इसलिए ये स्टाफ उसके लिए एकदम परफेक्ट था। वो पार्टी की स्ट्रेंथ को ग्रेटली एनहांस कर पाता, और इससे खुद की स्किल्स यूज करने की उसकी एबिलिटी पर भी कोई असर नहीं पड़ता। इसी टाइम जियांग फे पहले से ही अपनी गिल्ड की एलीट टीम के मेंबर्स को इक्विपमेंट देने का प्लान बनाने लगा था। बेसिकली चाहे वो चारों मिथोलॉजिकल क्रीचर्स का सेट इक्विपमेंट हो या फिर डंजन से मिला इक्विपमेंट, वो हमेशा ये कंसिडर करता कि क्या एलीट टीम में किसी को उसकी जरूरत है। आफ्टर ऑल, जियांग फे हमेशा दूसरों को पर्सनली डंजन्स में नहीं ले जा सकता था। उन्हें अच्छे से आर्म करके ही एलीट टीम के मेंबर्स जियांग फे का वेट करने के बजाय खुद से ज्यादा डिफिकल्ट डंजन्स चैलेंज कर सकते थे। जियांग फे के प्लान के अकॉर्डिंग वो इस डंजन का एलीट मोड क्लियर करना कंटिन्यू रखना चाहता था। वो और इजाबेला वैसे भी अभी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स यूज कर सकते थे। एलीट डिफिकल्टी उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हाउएवर, रोजेट रोज ने सडनली उसे एक मैसेज भेजा। फे, थोड़ी देर के लिए वापस आ जाओ। मैं ईस्ट गेट के पास वाले टैवर्न में तुम्हारा वेट कर रही हूं। ये अर्जेंट है, रोजेट रोज ने कहा। ओके, मैं इमीडिएटली वहां पहुंचता हूं। जियांग फे ने सिर हिलाया और फिर डायरेक्टली एक रिटर्न स्क्रोल फाड़ दिया। करंटली रोजेट रोज ने लेवलिंग ऑलमोस्ट छोड़ ही दी थी। वो अपना सारा टाइम गिल्ड की मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करती थी। वो बिना किसी रीजन के जियांग फे को बॉदर नहीं करती, इसलिए जियांग फे ने डिले करने की हिम्मत नहीं की। वो और इजाबेला इमीडिएटली ईस्ट गेट के पास वाले टैवर्न में पहुंच गए। रोजेट रोज के साथ पार्टी फॉर्म करने के बाद जियांग फे ने रियलाइज किया कि रोजेट रोज टैवर्न के अंदर किसी प्राइवेट रूम में उसका वेट नहीं कर रही थी। इंस्टेड वो मेन हॉल में थी। उसके बगल में दो लोग थे। एक स्मार्ट टोमेटो था। रही बात दूसरे की, तो जियांग फे उससे पहले कभी नहीं मिला था। बीन स्प्राउट ह्यूमन कंस्ट्रक्टर, लेवल 12, हेल्थ पॉइंट्स 1350। रिमार्क्स, मेंबर ऑफ द गिल्ड वैली ऑफ ग्लोरी। तुमने प्राइवेट रूम बुक क्यों नहीं किया? जियांग फे ने क्यूरियसली पूछा। हम बस अभी प्राइवेट रूम से बाहर आए हैं। एवरीथिंग सेटल्ड। मैंने तुम्हें बस यहां साइन करने और चीजें फाइनलाइज करने के लिए बुलाया है। रोजेट रोज हंसी। उसकी एफिशिएंसी अमेजिंग थी। सिर्फ एक बार नेगोशिएट करने के बाद ही उसने बीन स्प्राउट को अपनी तरफ खींच लिया था। श्योर? जियांग फे ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने वो इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट लिया जो रोजेट रोज ने उसे दिया था और इमीडिएटली उस पर साइन कर दिए। डिंग, बीन स्प्राउट हैज जॉइन्ड द गिल्ड। जियांग फे के साइन करते ही अग्रीमेंट इफेक्ट में आ गया। इसलिए बीन स्प्राउट ने इमीडिएटली वैली ऑफ ग्लोरी छोड़ दी और एम्पेरियल ड्रैगन ज्वाइन कर लिया। वेल, चूंकि तुमने हमारी गिल्ड ज्वाइन कर ली है, अब हम फैमिली हैं। मैं फालतू की फॉर्मेलिटीज नहीं करूंगा। आज से तुम गिल्ड के कंस्ट्रक्शन मैटर्स के इंचार्ज हो। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में तुम रोजेट रोज से बात कर सकते हो। अगर बात अपनी खुद की स्किल्स लेवल अप करने वाले मटेरियल्स की हो, तो बिग ब्रदर बेयर से बात करना। वो स्किल लेवलिंग के मामले में प्रोफेशन क्लास प्लेयर्स की सारी नीड्स का ध्यान रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जियांग फे बीन स्प्राउट को देखकर मुस्कुराया। हो, नो प्रॉब्लम। मैं काफी लंबे टाइम से अपनी स्किल्स यूज करना चाह रहा था। जब से मैं एक कंस्ट्रक्टर बना हूं, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। अब जबकि मैंने एम्पीरियल ड्रैगन ज्वाइन कर लिया है, तो नेचुरली मेरे पास सबको अपना टैलेंट दिखाने की अपॉर्चुनिटी है। बीन स्प्राउट भी एक्सट्रीमली खुश था। हालांकि वो एक हिडन क्लास में ट्रांसफर हो गया था, लेकिन वैली ऑफ ग्लोरी में बीन स्प्राउट के पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे दुनिया का बेस्ट जूअल माइस्टर और एनग्रेवर किसी गरीब छोटे से गांव में रहता हो और उसने पहले कभी कांच भी न देखा हो। भले ही उसके पास अमेजिंग टैलेंट था, लेकिन उसे दिखाने का कोई चांस ही नहीं था। हर दिन सब लोग उसके टैलेंट को ओवरलुक कर देते थे। उसकी सिचुएशन में कोई भी डिप्रेस्ड फील करता। हाउएवर, एम्पीरियल ड्रैगन ज्वाइन करने के बाद बीन स्प्राउट को अपने टैलेंट शोकेस करने की जगह मिल गई थी। डॉनलाइट सिटी में गिल्ड टेरिटरी रखने वाली दो पावरफुल गिल्ड्स में से एक एम्पीरियल ड्रैगन थी। सिर्फ यहीं वो अपनी स्ट्रेंथ यूटिलाइज कर सकता था। बीन स्प्राउट ने गिल्ड चेंज कर ली थी और अब वो एम्पीरियल ड्रैगन की टेरिटरी बिल्ड करने का इंचार्ज था। हाउएवर, जियांग फे का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे और रोजेट रोज को अभी भी सिचुएशन के आफ्टरमाथ से डील करना था। आफ्टर ऑल, बीन स्प्राउट अपनी प्रीवियस गिल्ड के सपोर्ट वाला एक प्रोफेशन क्लास प्लेयर था, इसलिए उसने पहले वैली ऑफ ग्लोरी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था। अब चूंकि उसने गिल्ड चेंज कर ली थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया था, इसलिए क्लीन अप करने के लिए एक बहुत बड़ा मेस तैयार था। ओरिजिनली जियांग फे का प्लान ये सब रोजेट रोज पर छोड़ देने का था। हाउएवर, रोजेट रोज ने इंसिस्ट किया कि जियांग फे का प्रेजेंट रहना नेसेसरी है, क्योंकि इसमें रियल मनी कॉम्पेंसेशन इन्वॉल्व था। ऐसा फालतू की गॉसिप्स को प्रिवेंट करने के लिए किया गया था। रोजेट रोज का बैकग्राउंड कमर्शियल बिजनेस डीलिंग का था, इसलिए वो बहुत ज्यादा केयर के साथ चीजें हैंडल करती थीं।
वो इस फैक्ट को लेकर बहुत कंसर्न थी कि अगर उसने इस तरह की चीजें प्रॉपर्ली हैंडल नहीं की तो लोग कंप्लेन कर सकते हैं। वो सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए जियांग फे के साथ रुकी हुई थी। एट द सेम टाइम वो अपनी स्किल्स भी इंप्रूव कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को गलतफहमी हो और वो ये सोचें कि वो अपनी खुद की जेबें भर रही हैं। रोजेट रोज के पीछे पीछे घूमने और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉम्पनसेशन की डीलिंग खत्म करने के बाद जियांग फे ने टाइम देखा। अगले लगभग 30 मिनट्स में ऑफलाइन जाने का टाइम होने वाला था। अब इलीट डंजन अटेम्प्ट करने का कोई टाइम नहीं बचा था। हाउएवर, जब जियांग फे गिल्ड बेस वापस लौटा तो गिल्ड की कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस देखते ही उसका लो मूड एकदम ठीक हो गया। बीन स्प्राउट के गिल्ड ज्वाइन करने के बाद एम्पीरियल ड्रैगन की टेरिटरी की कंस्ट्रक्शन स्पीड कम से कम 10% इंक्रीज हो गई थी। डिफेंस टावर्स और वॉल्स भी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। इट्स वर्थ इट। जियांग फे ने हाँ में सिर हिलाया। आज का दिन काफी लंबा रहा था और उसने एक बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड किया था। हाउएवर, अब जबकि बीन स्प्राउट गिल्ड का पार्ट था, एम्पीरियल ड्रैगन की गिल्ड टेरिटरी डेफिनेटली इम्प्रेग्नेबल बन जाएगी। सुबह जियांग फे ने गेम से लॉग आउट किया। चूंकि वीकेंड था इसलिए जियांग फे को स्कूल नहीं जाना था। ब्रेकफास्ट के बाद उसने अपने क्लासमेट के घर जाने का बहाना बनाया और चुपचाप घर से खिसक गया। जियांग फे की मां उसे बाहर जाकर खेलने के इनिशिएटिव में काफी सपोर्ट करती थीं। आफ्टर ऑल, उनका बेटा स्कूल में बहुत मेहनत कर रहा था और उसने स्कूल के बाहर भी कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था, जिससे वो खुश तो थीं, लेकिन उन्हें जियांग फे की टेंशन भी होती थी। अब जबकि वो बाहर जाकर मजे कर रहा था तो उन्हें रिलीफ मिला, क्योंकि इसका मतलब था कि जियांग फे पूरी तरह से किताबी कीड़ा नहीं बना है। घर से निकलने के बाद जियांग फे ने इमीडिएटली एक टैक्सी ली जो उसे सबर्ब्स तक ले गई। उसने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां कोई नहीं था और अपना एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड बाहर निकाला। वो जल्द ही ऑस्ट्रेलियन ओर माइन से यूरेनियम ओर चुराने के लिए निकलने वाला था। चूंकि 0541 लगातार वार्निंग्स दे रहा था कि उसकी एनर्जी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, जियांग फे जानता था कि उसे इमीडिएटली कोई एक्शन लेना होगा। एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड की स्पीड इतनी हाई थी कि जियांग फे उसी दिन दोपहर में एक ऑस्ट्रेलियन ओर माइन पहुंच गया। ये तो ओर माइंस का एक ओपन एयर खजाना है। आसपास स्कैन करने के बाद 0541 भी उतना ही सरप्राइज था। क्या इसका मतलब यहां इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि हम अपनी मर्जी से चुरा सकें? जियांग फे ने मुस्कुराते हुए पूछा। चूंकि ये सारे अनरिफाइंड ओर्स हैं, इनमें मौजूद एनर्जी रेडियो एक्टिव एनर्जी सोर्सेज से कम 500 गुना ज्यादा है। 0541 ने कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद कहा। ये तो बहुत बढ़िया है। जियांग फे की आंखें चमक उठीं। एक बार ये काम हो जाने के बाद 0541 का एनर्जी रिजर्वायर ब्रेवहार्ट का इंजन रूम ढूंढने के लिए इनफ हो जाएगा। चलो नीचे चलते हैं, जियांग फे ने अपना एल्टीट्यूड कम करते हुए कहा। इतनी जल्दी मत करो। 0541 ने जियांग फे को रोका। क्या बात है? जियांग फे शॉक्ड रह गया। 100 माइल के रेडियस में आसपास की रेडियो एक्टिव एनर्जी सेफ्टी लिमिट से बहुत ज्यादा थी। न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के कुछ टेक्नीशियंस के अलावा वहां कोई और नहीं रहता था। जियांग फे ने सोचा था कि अगर वो खुलेआम और माइन लूट भी ले तो भी कोई उसे रोक नहीं पाएगा। इसलिए उसे समझ नहीं आया कि 0541 ने उसे बीच रास्ते में क्यों रोक दिया। मुझे हमारे नीचे एक हायर फॉर्म ऑफ लाइफ डिटेक्ट हुई है। वहां एक लेवल 4 मेटा ह्यूमन और 5 लेवल 3 मेटा ह्यूमन्स हैं, 0541 ने एक्सप्लेन किया। डैम! जियांग फे शॉक्ड था। इस दुनिया में फ्री लंच जैसा कुछ नहीं होता। सच कहा जाए तो ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियल माइनिंग जोन था। कंपनी ने डेफिनेटली एरिया में गार्ड्स को स्टैंड बाय पर रखा ही होगा। हाउएवर, सिर्फ मेटा ह्यूमन्स ही यहां छुपकर घुस सकते थे और रेडियो एक्टिविटी को कुछ हद तक झेल सकते थे। चूंकि किसी भी तरह का इन्वेजन सिर्फ मेटा ह्यूमन्स ही कर सकते थे, इसलिए स्टैंड बाय पर रखे गए गार्ड्स भी डेफिनेटली नॉर्मल इंसानों की बजाय मेटा ह्यूमन्स ही होंगे। क्या मैं इनविजिबिलिटी इफेक्ट का यूज करके चुपचाप अंदर जा सकता हूं? जियांग फे ने सोचा। ये पॉसिबल नहीं है। यहां की रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन और मिरर रिफ्रैक्शन दोनों मेथड्स रेडियो एक्टिविटी से अफेक्ट हो जाएंगे। तुम्हें बहुत ईजिली ढूंढ लिया जाएगा, 0541 ने एक्सप्लेन किया। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? जियांग फे ने फ्राउन करते हुए कहा। कैप्टन, मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग बिना पकड़े गए और माइन में तुम्हारे घुसने के चांसेस 5% से भी कम हैं। दुश्मनों का सामना करने पर तुम्हारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3% से भी कम है। हमारे लिए सबसे बेस्ट रास्ता यही है कि हम वापस लौट जाएं। 0541 ने सबसे सेंसिबल रिकमेंडेशन दी। नो वे! मैं इतनी दूर तक आया हूं। मैं ऐसे ही खाली हाथ कैसे जा सकता हूं? जियांग फे ने डिसमिस करते हुए हाथ हिलाया। इस ट्रिप में 0541 की एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की एनर्जी खर्च हो चुकी थी। अगर वो खाली हाथ वापस लौटता तो शायद घर पहुंचने से पहले ही 0541 हाइबरनेशन मोड में चला जाता। मेरे पास एक आइडिया है, जियांग फे एक्साइटमेंट में बोला। कैप्टन, तुम्हारा प्लान क्या है? 0541 ने पूछा। होली SH*T। मैं गेम में स्केयर टैक्टिक्स यूज कर पाता था। मुझे यकीन है कि मैं यहां रियल वर्ल्ड में भी वैसा ही कर सकता हूं। जियांग फे शैतानी तरीके से मुस्कुराया। कैप्टन, प्लीज मुझे अपना प्लान बताओ। मैं तुम्हारी सक्सेस का रेट कैलकुलेट करूंगा।
0541 ज्यादा कन्विंस नहीं था। कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मुझे कुछ इक्विपमेंट चाहिए। जियांग फे ने इमीडिएटली 0541 को कुछ इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दिया। ये इक्विपमेंट मोस्टली कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए यूज होने वाले सिंपल आइटम्स थे। इनमें कोई ज्यादा टेक्निकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व नहीं थीं, इसलिए इन्हें बनाना 0541 के लिए बहुत आसान काम था। जल्द ही हवा में काफी ऊंचाई पर जियांग फे अपनी नई अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जियांग फे अब 16 साल का टीनेजर नहीं लग रहा था जो वो असल में था। इंस्टेड जियांग फे के फेस पर लगे मास्क ने उसे काफी बूढ़ा और झुर्रियों वाला बना दिया था। यहां तक कि उसकी ठोड़ी के नीचे बर्फ जैसे सफेद दाढ़ी के बाल भी लटक रहे थे। जियांग फे ने अब अपने कैजुअल क्लोथ्स भी नहीं पहने थे। अब उसने एक ट्रेडिशनल चाइनीज ओवरऑल पहना हुआ था, उसके सिर पर एक क्राउन था और पीठ के पीछे एक तलवार टंगी थी। वो बिल्कुल वुडांग माउंटेन से आए किसी मार्शल आर्टिस्ट जैसा लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा हूं? जियांग फे ने पूछा। तुम्हारी अपीयरेंस तो ठीक है, हाउएवर तुम्हारी आवाज राज खोल देगी। ये लो, इसे पहन लो। 0541 ने जियांग फे के गले पर लगाने के लिए एक वॉइस चेंजिंग टूल बनाया। ये टूल एक छोटा सा काला डॉट था जो गले पर लगने के बाद किसी बर्थमार्क जैसा लग रहा था। कोई भी उसे देखकर किसी और चीज का शक नहीं करता। अनडिफीटेबल मास्टर, क्या अब मैं एकदम परफेक्ट लग रहा हूं? जियांग फे की अपीयरेंस काफी हद तक डिसेप्टिव थी। ये उन फॉरेनर्स को बेवकूफ बनाने के लिए इनफ होना चाहिए जो युआक्सिया के कल्चर को नहीं समझते। 0541 ने कहा। यह बहुत बढ़िया है, चलो चलते हैं। जियांग फे ने सिर हिलाया और जिगैंटिक सेबर को लोअर एल्टीट्यूड पर स्टीयर करते हुए जल्द ही ओर माइन की विसिनिटी में एंटर हो गया। फिर जियांग फे ने जाइगैंटिक सेबर को दूर रखा और ओर माइन के सेंटर की तरफ चल पड़ा। शफल जियांग फे माइनिंग जोन में अभी आया ही था कि तभी साइड से 6 बड़े आदमियों का एक ग्रुप बाहर आ गया। उन 6 लोगों ने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना हुआ था। हालांकि इन मेटा ह्यूमंस के पास रेडियो एक्टिविटी को लेकर एक सर्टेन रेजिस्टेंस थी और उन्हें फुल सेट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनने की जरूरत नहीं थी। फिर भी उन्हें रेडियो एक्टिविटी से बचने के लिए किसी न किसी फॉर्म की प्रोटेक्शन से इक्विप रहना पड़ता था। तुम कौन हो? उस ग्रुप के लीडर ने अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ी गोल्डन सॉर्ड बांधी हुई थी जो जियांग फे की जाइगैंटिक सेबर से जरा भी छोटी नहीं थी। अनडिफीटेबल मास्टर, मैं यूगे शांजन हूं। नौजवान, क्या तुम्हें मैंडरिन समझ आती है? जियांग फे ने एक ऑथोरिटेटिव टोन में पूछा। हालांकि वो उन कॉकेशियंस से इंग्लिश में बात करने के लिए परफेक्टली केपेबल था, लेकिन उसने वो लैंग्वेज ना जानने का नाटक किया। उसने जो ट्रेडिशनल चाइनीज कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उसके बेस पर अगर वो इंग्लिश बोलता तो उसी वक्त एक्सपोज हो जाता। इसका क्या मतलब है? क्या तुम में से कोई जानता है कि इसने अभी क्या कहा? वो बड़ा कॉकेशियन आदमी शॉक्ड था और उसने मुड़कर अपने पीछे खड़े फॉलोअर्स की तरफ देखा। मुझे लगता है वो मैंडरिन में बात कर रहा था, उनमें से एक फॉलोअर ने कहा। बुलशिट, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था वो मैंडरिन बोल रहा है? मैं पूछ रहा हूं कि उसने कहा क्या? उस बड़े कॉकेशियन आदमी ने गुस्से में कहा। हमें समझ नहीं आया। उन 5 फॉलोअर्स ने अपना सिर हिलाया। एकदम यूजलेस ट्रैश हो तुम सब। किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो ट्रांसलेट कर सके, उस बड़े कॉकेशियन आदमी ने गुस्से में डांटा। इतना फस किस बात का है? हम बस उसे यहां से भगा क्यों नहीं देते? एक फॉलोअर ने अनॉयड होते हुए कहा। इडियट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस बंदे के पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का एक सिंगल पीस भी नहीं है? अगर ये इतनी एफर्टलेसली इस रेडियो एक्टिव जोन में चल सकता है तो क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान है? ये युआक्सिया के किसी एलीट मार्शल आर्टिस्ट जैसा लग रहा है। अगर हमने फैक्ट्स जाने बिना कोई हार्श एक्शन लिया तो क्या तुम श्योर हो कि हम इसे हरा पाएंगे? उस बड़े कॉकेशियन आदमी ने अनहैप्पीली कहा। मेटा ह्यूमंस के बाकी सभी फैक्शंस को हमेशा से युआक्सिया मार्शल आर्टिस्ट्स की कैपेबिलिटीज मेजर करने में डिफिकल्टी होती थी। चूंकि युआक्सिया मार्शल आर्टिस्ट्स के अंदर इनर स्ट्रेंथ होती थी, इसलिए जब तक वो खुद से अटैक ना करें कोई नहीं जान सकता था कि वो कितने स्ट्रांग हैं। हाउएवर, उनकी कैपेबिलिटीज जज करने का सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड तरीका उनकी एज थी। चूंकि युआक्सिया मार्शल आर्टिस्ट ट्रेनिंग के थ्रू अपना कल्टिवेशन इंप्रूव करते थे, इसलिए वो जितने बूढ़े होते थे नेचुरली उतने ही ज्यादा स्ट्रांग भी होते थे। देयरफॉर, जब उसने जियांग फे को एक बूढ़े आदमी के रूप में देखा तो उस बड़े कॉकेशियन आदमी ने जियांग फे के अगेंस्ट रैशली एक्ट ना करने का डिसाइड किया। हे, जियांग फे मन ही मन ओवरजॉयड था। ये कॉकेशियन लोग इस गलत फहमी में थे कि जियांग फे इंग्लिश नहीं समझ सकता, हेंस अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करते टाइम वो उससे वेरी नहीं थे। अब जियांग फे को आइडिया लग गया था कि उसका प्लान कैसे काम करेगा। इन लोगों को बेवकूफ बनाने का पहला स्टेप सक्सेस रहा था। वो लोग अब थोड़ा बहुत जियांग फे से वरी थे। अगर उन लोगों ने बिना कुछ सुने जियांग फे पर अटैक कर दिया होता तो जियांग फे को उसी वक्त वहां से भागना पड़ता। उनमें से एक कॉकेशियन आदमी चला गया। वो डेफिनेटली कोई ट्रांसलेटर ढूंढने गया होगा। बाकी बचे 4 कॉकेशियन आदमी अपने हाथों से इशारे करके जियांग फे को ओर माइन के अंदर एक मीटिंग रूम में प्राइवेट डिस्कशन के लिए अपने पीछे आने को कह रहे थे।
हालांकि इन सभी कॉकेशियन आदमियों ने रेडिएशन से बचने के लिए किसी न किसी फॉर्म का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना हुआ था, लेकिन वो दूसरे वर्कर्स की तरह इक्विपमेंट का फुल सेट नहीं पहन सकते थे क्योंकि फाइट्स के दौरान उन्हें अपनी एजिलिटी रिटेन करनी होती थी। भले ही उनका पहना हुआ सिंपल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इफेक्टिव था, लेकिन वो इक्विपमेंट जियांग फे की मिस्टीरियस रिंग के सामने कुछ भी नहीं था। अब चूंकि वो ओर माइन के अंदर एक एक्सपोज्ड एरिया में थे, तो वहां का रेडिएशन सेफ्टी लिमिट से बहुत ज्यादा था। इतने हाई लेवल की रेडियो एक्टिविटी में ज्यादा देर तक रहने से हाई लेवल मेटा ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंच सकता था। ऑल राइट, जियांग फे ने सिर हिलाया और उन कॉकेशियन आदमियों के पीछे ओर माइन की एक बिल्डिंग में चला गया। एरिया में बिल्डिंग्स के कुछ ब्लॉक्स थे। नेचुरली शहर की ऊंची बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में यहाँ की बिल्डिंग्स कुछ भी नहीं थीं। यहाँ की ज्यादातर बिल्डिंग्स 2 या 3 स्टोरीज ऊंची थीं और उनकी दीवारें 2 मीटर्स जितनी मोटी थीं। इतनी मोटी दीवारों का रीजन बाहर रहने वालों को स्ट्रॉन्ग रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना था। बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद कॉकेशियन आदमी बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रहे थे। उन्होंने अपनी बॉडीज से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उतार दिया। हालांकि बिल्डिंग के अंदर रेडियो एक्टिविटी का लेवल नॉर्मल इंसानों के लिए अभी भी सेफ्टी लेवल से ऊपर था, लेकिन वो मेटा ह्यूमंस को शायद ही कोई हार्म पहुंचा सकता था। जियांग फे ने बाकी कॉकेशियन आदमियों के साथ मीटिंग रूम में लगभग 20 मिनट्स तक वेट किया, जिसके बाद वो पहले गया हुआ कॉकेशियन आदमी एक ट्रांसलेटर के साथ वापस लौटा। उनकी आवाजें दूर से ही सुनी जा सकती थीं। वो जिस ट्रांसलेटर को साथ लाया था उसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा टेरेबल थी और वो मुश्किल से ही कोई कंप्लीट सेंटेंस बोल पा रहा था। जल्द ही मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और 2 लोग बाहर से अंदर आए। उनमें से एक वही कॉकेशियन आदमी था, जबकि दूसरे को देखकर जियांग फे ने फ्राउन किया। जियांग फे की तरह ही उस दूसरे आदमी के भी काले बाल और काली आंखें थीं। वो काफी हद तक एशियन लग रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा अगली था। उसकी यूनिब्राउज, कुत्ते जैसी आंखें, प्याज जैसी बड़ी सी नाक और सॉसेज जैसे मोटे होंठ थे। उसका मुंह स्पेशली बहुत बड़ा था। कोई भी उसके होठों और चाइनीज स्टीम्ड बन के किसी बड़े टुकड़े के बीच डिफरेंस नहीं बता सकता था। बॉस, ये बंदा टोक्यो की आइटो कंपनी का एक गार्ड है। इसे चाइनीज समझ आती है, उस कॉकेशियन आदमी ने लेवल 4 के मेटा ह्यूमन के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। ऑल राइट, जब तक ये ट्रांसलेट कर सकता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है। लेवल 4 वाले कॉकेशियन आदमी ने सिर हिलाया। उसने इनिशियली कंपनी से एक प्रॉपर ट्रांसलेटर भेजने के लिए कहा था। हाउएवर, उसमें कम से कम 1 या 2 घंटे और लग जाते। चूंकि करंटली ओर माइन में ही कोई ऐसा बंदा मौजूद था जो ट्रांसलेटर का काम कर सकता था, इससे उसका काफी टाइम बच गया। कोइंसिडेंटली, जब जियांग फे और हान तियान्यू ने अफ्रीका में जापानीज के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल बेस पर एम्बुश किया था और जियांग फे ने उनका न्यूक्लियर मटेरियल्स चुरा लिया था, तो जापानीज ने असल में इसे ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी से न्यूक्लियर एनर्जी इंपोर्ट कंटिन्यू रखने के एक्सक्यूज की तरह यूज किया था। जापानीज ने न्यूक्लियर एनर्जी रिफाइन ना करने का प्रॉमिस किया और एक सिंपल एक्सक्यूज दिया कि उन्हें ये एनर्जी सिर्फ अपने न्यूक्लियर प्लांट्स चलाने के लिए चाहिए। हालांकि ये एक्सक्यूज लगभग लाफेबल था, लेकिन उन ऑस्ट्रेलियन कॉकेशियन लोगों ने बिना किसी सवाल के इस पर यकीन कर लिया। वो ह्यूआक्सिया के अगेंस्ट खुद को हेविली गार्ड करते थे और चाइनीज लोगों को कोई भी और मिनरल्स बेचने से रिफ्यूज कर देते थे, लेकिन जापानीज लोगों के साथ वो कंप्लीटली लैक्स थे। क्लियरली वो भूल चुके थे कि कैसे जापानीज ने एक बार उन्हें बुरी तरह स्क्रू ओवर किया था। HMPH, क्या तुमने हमें कोई भी मिनरल्स बेचने से रिफ्यूज नहीं किया था? मैं यहां अपना हिस्सा लेने आया हूं और मैं इसके लिए पे भी नहीं करूंगा। जियांग फे मन ही मन हंसा। क्या तुम चाइनीज बोल सकते हो? उस बड़े कॉकेशियन आदमी ने जापानीज ट्रांसलेटर से पूछा। हाँ, मैं बोल सकता हूं। जापानीज ट्रांसलेटर की इंग्लिश इतनी हॉरिबल थी कि जियांग फे का मन किया कि वो पास रखा टीकप उसके सिर पर दे मारे। वहां प्रेजेंट कॉकेशियन आदमियों के चेहरों के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो भी उस जापानीज ट्रांसलेटर की पोर इंग्लिश को मुश्किल से ही टॉलरेट कर पा रहे थे। ऑल राइट, फिर हमारी ट्रांसलेट करने में मदद करो। चूंकि कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए उस बड़े कॉकेशियन आदमी को जो भी अवेलेबल था उसी से काम चलाना पड़ा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं साइट का सेफ्टी मैनेजर हाई टियर श्राइन वॉरियर कजास हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप यहां क्यों आए हैं? अपनी बात खत्म करने के बाद उस बड़े कॉकेशियन आदमी ने जापानीज ट्रांसलेटर को अपना काम करने का सिग्नल दिया। चाइनीज आदमी, ये हाई टियर श्राइन वॉरियर कजास हैं। बेहतर होगा तुम यहां आने का रीजन उगल दो, वरना हम तुम्हें यहीं जान से मार देंगे। उस जापानीज आदमी ने जिस टोन का यूज किया वो ओरिजिनल शब्दों के इंटेंडेड मीनिंग से कंप्लीटली डिफरेंट थी। क्या आदमी है? ये एक्चुअली हमें प्रोवोक करना चाहता है। जियांग फे के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। ऐसा लग रहा था कि इस जापानीज बंदे की इंटेंशंस बिल्कुल अच्छी नहीं थीं। वो जियांग फे की इन कॉकेशियन आदमियों के साथ फाइट करवाने का ट्राई कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली जियांग फे को इंग्लिश समझ आती थी। 0541, इस जापानीज आदमी की कैपेबिलिटी क्या है? जियांग फे ने मन ही मन पूछा। ये एक लेवल 2 बायो ह्यूमन है। 0541 ने आंसर दिया। पीस ऑफ SH*T, क्या जापानीज ने बिग प्लेयर्स के लिए बायो ह्यूमंस को गार्ड्स अपॉइंट करना शुरू कर दिया है? ऐसा लगता है कि उनके पास पहले से ही काफी सोफिस्टिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी है। जियांग फे ने फ्राउन किया। हालांकि वो बायोटेक्नोलॉजी में जापानीज की प्रोग्रेस देखकर सरप्राइज था, लेकिन उसे उस लेवल 2 बायो ह्यूमन की बिल्कुल परवाह नहीं थी। जैसे ही जियांग फे ने अपनी राइट फिस्ट टाइट की, उसके दाहिने हाथ में एनर्जी एक्यूमुलेट होने लगी। फोर्स पंच।
किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि संत जैसा दिखने वाला जियांग फेई अचानक अटैक कर देगा। फोर्स पंच के इम्पैक्ट की इमीडिएसी का मतलब था कि किसी के पास भी टाइम पर रिएक्ट करने का कोई चांस नहीं था। लेवल 4 के हाई टियर श्राइन वॉरियर कजाज के पास भी नहीं। बैंग! पंच सीधा उस जापानीज बंदे की चेस्ट पर पड़ा। अगले ही पल उसकी चेस्ट अंदर की तरफ धंस गई और उसकी पीठ के पीछे का कपड़ा फट गया। वो जापानीज बंदा हवा में उड़कर बाहर गिरा। काजास और बाकी लोगों ने देखा कि उसकी चेस्ट में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। उसका दिल और बाकी सारे इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से कुचले जा चुके थे। जियांग फेई को एक सिंगल पंच में उस जापानीज बंदे को मारते देखकर काजास और बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करें। उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि इस काइंड दिखने वाले बूढ़े मार्शल आर्टिस्ट ने सडनली उनके सबॉर्डिनेट को क्यों मार डाला। हाउएवर, चूंकि जियांग फेई ने उनके होम ग्राउंड पर अटैक किया था, उन सब ने तुरंत फाइट के लिए प्रिपेयर होते हुए अपना स्टांस ले लिया। HMPH! जियांग फेई कूली हंसा और पीछे मुड़कर दीवार पर एक जोरदार पंच मार दिया। पेनेट्रेटिंग च्वी स्ट्राइक! बैंग! पेनेट्रेटिंग च्वी स्ट्राइक ने दीवार के अंदर एक इंटरनल एक्सप्लोजन इंड्यूस कर दिया था। वो मोटी और स्ट्रॉन्ग सीमेंटेड दीवार इंस्टेंटली फट गई और उसके सेंटर में एक बहुत बड़ा छेद बन गया। जल्दी अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन लो। उसी पल कजास को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि जियांग फेई ने उनके सामने किसी को मार दिया है। उसने इमीडिएटली अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने के लिए चिल्लाकर कहा, क्योंकि जियांग फेई के बनाए हुए दीवार के उस छेद से अब सीधा रेडिएशन अंदर आ रहा था। जाइगैंटिक सेबर! जियांग फेई ने अपनी बड़ी तलवार को समन किया जो मीटिंग रूम के बाहर हवा में तैर रही थी। जियांग फेई दीवार के उस छेद से मीटिंग रूम के बाहर कूदा और चूंकि मीटिंग रूम सेकंड फ्लोर पर था, वो सीधा हवा में तैरती हुई अपनी जिगैंटिक सेबर पर जाकर खड़ा हो गया। तुम सब बेवकूफों का झुंड हो। तुमने एक जापानीज बंदे को ट्रांसलेटर बनने के लिए क्यों कहा? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो चीजों को गलत तरीके से भड़काने का ट्राई करेगा? खुद को लकी समझो कि मैं बहुत बड़े दिल वाला हूं और तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूं। सजा के तौर पर मैं तुम्हारा कुछ सामान लेकर जा रहा हूं। अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो अपने लीडर से कहना कि मुझे हुआक्सिया के जोंगनन माउंटेन में आकर ढूंढे। अपनी जिगैंटिक सेबर पर और माइन के इनर सेक्शन की तरफ उड़ते हुए जियांग फेई ने इंग्लिश में कहा। 0541! जितना हो सके उतना स्नैच कर लो। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जियांग फेई ने मन ही मन कहा। उसे जितना हो सके उतना यूरेनियम और चुराना था, वो भी तब तक जब तक ये कॉकेशियन आदमी शॉक के स्टेट में थे। मैंने अभी क्या देखा? एक उड़ने वाली तलवार? क्या हुआक्सिया के फेरी लेजेंड्स की कहानियां सच हो सकती हैं? काजास का दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वो उस जापानीज बंदे के बारे में सब कुछ भूल चुका था जो कुछ पलों पहले ही मारा गया था। वो एक जायंट ब्लेड पर आसमान में उड़ने वाले एक हुआक्सिया एल्डर का जीता जागता गवाह था। उसे लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। जियांग फेई को और माइन में एंटर करते देखकर कजास का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी ठुड्डी से पसीने की बूंदें लगातार टपक रही थीं। उस मोमेंट कजास सच में बहुत डरा हुआ था। इस फैक्ट को इग्नोर भी कर दें कि वो एक लेवल 4 मेटा ह्यूमन था, तो भी इस कहावत में सच्चाई है कि इंसान का लेवल जितना हाई होता है उसे मौत से उतना ही ज्यादा डर लगता है। बिसाइड्स, हुआक्सिया के मार्शल आर्टिस्ट्स पहले से ही वेस्टर्न मेटा ह्यूमन्स के लिए एक मिस्ट्री बने हुए थे। सबसे नोटेबल हुआक्सिया मार्शल आर्टिस्ट्स बूढ़े हैं जैसे लोग थे जो सब लेवल 4 के मार्शल आर्टिस्ट्स थे। हर कोई जानता था कि हुआक्सिया के लोग अपने ट्रू टैलेंट्स को छुपाने में बहुत अच्छे थे और इसलिए जो सामने दिख रहा था वो डेफिनेटली उनकी ट्रू स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट नहीं थी। वेस्टर्न लोगों को मिली न्यूज़ के अकॉर्डिंग हुआक्सिया के पीक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट्स कभी कभी अपनी चिंगोंग टेक्निक्स यूज करके हवा में छलांग लगाने और काफी देर तक हवर करने के केपेबल होते थे। हाउएवर, किसी ने कभी उनके ब्लेड्स पर उड़ने के बारे में नहीं सुना था। हालांकि उन कॉकेशियन आदमियों को समझ नहीं आया कि वो हुआक्सिया एल्डर अपने ब्लेड पर कैसे उड़ सकता था, लेकिन उन्होंने इस कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेस पर एक गैस लगाया कि जो भी बिना पंखों के उड़ सकता है वो एक लेवल 5 सेलेस्टियल मेटा ह्यूमन है जो नेचर के रूल्स के अगेंस्ट जा सकता है। देयरफॉर ऐसे लोगों से दूर भागना ही सबसे वाइजेस्ट डिसीजन था। मोरओवर, वो बूढ़ा आदमी अपैरेंटली इंग्लिश समझता था। हाउएवर, उसने अपनी मर्जी से उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करने से मना कर दिया था। अब कजास बहुत खुश था कि उसने उस बूढ़े आदमी पर अटैक नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो वो खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहा होता, खासकर तब अगर उस लेवल 5 ओपोनेंट ने फाइट बैक करने का डिसाइड कर लिया होता। लगभग आधे घंटे के बाद जियांग फेई अपनी जिगैंटिक सेबर पर ओर माइन से उड़कर दूर चला गया और हुआक्सिया की डायरेक्शन में गायब हो गया। फिर काजास और उसके टेक्नीशियंस ने ओर माइन के अंदर कदम रखा। चाहे जो भी हुआ हो, उन्हें यह पता लगाना था कि उस हुआक्सिया एल्डर ने ओर माइन में क्या किया था। बस हो गया, अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उतार दो। इस जगह पर रेडियो एक्टिविटी का एक सिंगल ट्रेस भी नहीं बचा है। उसने एक बूंद भी नहीं छोड़ी। अपने हाथ का गेजिंग मीटर फेंकते हुए उस टेक्नीशियन ने जोर से कहा। वो अभी अभी हुए इस वाक़े को देखकर कंप्लीटली डम्फाउंडेड लग रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने हमारी ओर माइन में क्या किया? कजास ने कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा। आफ्टर ऑल, वो बस एक कॉम्बिटेंट था जिसे ओर माइनिंग की कोई नॉलेज नहीं थी। मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि ये ओर माइन अभी अभी कंप्लीटली खाली हो चुकी है। यहां एक बूंद भी नहीं बची है।
हम अपना सामान पैक करके निकल सकते हैं। ये ओर माइन अब यूजलेस है। उस टेक्नीशियन ने फाइनली अपना आपा खो दिया और सीधा कंप्लेन करने लगा। आज उसे जो शॉक लगा था वो उसकी बर्दाश्त से बहुत बाहर था। ये इम्पॉसिबल है। क्या तुमने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि हम यहाँ कम से कम 100 सालों तक ओर्स हार्वेस्ट कर सकते हैं? वो आधे घंटे में पूरी ओर माइन को कंप्लीटली खाली कैसे कर सकता है? कजास अभी भी डिसबिलीफ के स्टेट में था। HMPH, मुझे यकीन नहीं था कि कोई ब्लेड पर उड़कर जा सकता है। बट वो ह्यूआक्सिया आदमी कैसे गया? वो टेक्नीशियन जो लगभग पागल हो चुका था, कंप्लीटली भूल गया कि कजाज उसका सुपीरियर है। वो अब बिना कुछ सोचे समझे बड़बड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये शॉक उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा था। कजाज उस टेक्नीशियन की अनकंट्रोल्ड रैम्बलिंग सुनकर चुप हो गया। तलवार पर उड़ना एक ऐसी चीज थी जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहा था, तो इस मामूली टेक्नीशियन की तो बात ही छोड़ दो। हाउएवर, ये बताना डिफिकल्ट था कि वो बूढ़ा आदमी सच में एक लेवल 5 एग्जिस्टेंशियल बीइंग था या नहीं। एक लेवल 5 मेटा ह्यूमन को एक गॉड लाइक बीइंग माना जाता था जो यूनिवर्स के नेचुरल लॉज को तोड़ने के लिए इनफ स्ट्रांग था। देयरफॉर कोई नहीं जानता था कि ये लेवल 5 मेटा ह्यूमन्स क्या करने के केपेबल थे, या यूं कहें कि वो क्या नहीं कर सकते थे। बॉस, क्या आपको अभी भी याद है उसने क्या कहा था? कजास के एक सबॉर्डिनेट ने पूछा। हाँ, कजास को सडनली एक यूरिका मोमेंट फील हुआ। अब तक वो जियांग फे को ब्लेड पर उड़ते देखने के शौक में ही डूबा हुआ था। अब जबकि उसके सबॉर्डिनेट ने मेंशन किया तो उसे और माइंड में कहे गए जियांग फे के शब्द याद आ गए। चूंकि जियांग फे ने अपने आखिरी शब्द इंग्लिश में बोले थे, इसलिए कजास उसका कहा एक एक शब्द कॉम्प्रिहेंड कर पाया था। जियांग फे ने बहुत क्लियरली कहा था कि उस जापानीज ट्रांसलेटर का इरादा चीजों को गलत तरीके से भड़काने का था। इसीलिए उसने उस जापानीज बंदे की जान लेने का डिसाइड किया, क्योंकि उसी ने जियांग फे को प्रोवोक किया था। ना सिर्फ वो जापानीज बंदा मारा गया, बल्कि कजास और बाकी लोग भी इस मैस में घसीटे गए और उन्हें उनकी केयरलेसनेस के लिए ब्लेम किया गया। जियांग फे ने क्लियरली गुस्से में आकर एक्ट किया था, जो एक्सप्लेन करता था कि उसने पूरी ओर माइन खाली क्यों कर दी। उसने उन्हें पहले ही वॉर्न कर दिया था कि अगर उन्हें अपने ओर्स वापस चाहिए तो कजास को अपने बिग बॉस से कहकर जियांग फे को हुआक्सिया में ढूंढना होगा। कजास जैसे लेवल 4 मेटा ह्यूमन को एक नोबडी की तरह ट्रीट किया गया था, तो वो सो कॉल्ड बिग बॉस डेफिनेटली कोई लेवल 5 मेटा ह्यूमन ही होगा। हाउएवर, न्यूक्लियर माइनिंग कंपनी में एक सिंगल लेवल 5 मेटा ह्यूमन भी नहीं था। कजास को ये इंसिडेंट यूरोपियन लूमिनस वैटिकन को रिपोर्ट करना होगा। हाउएवर, क्या पोप इतने छोटे से मैटर के लिए पूरा रास्ता तय करके ह्यूआक्सिया जाने के लिए कन्विंस होंगे? अगर पोप पर्सनली गए भी तो क्या वो इस मैस को सॉल्व कर पाएंगे? एक इंस्टेंट में कजास ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई तरीके सोचे। हाउएवर, वो एक सिंगल सोल्यूशन भी नहीं सोच पाया जो एक्चुअली काम कर सके। फॉरगेट इट, मैं सब कुछ वैसा ही रिपोर्ट करूंगा जैसा हुआ है, कजास ने हेल्पलेसली आह भरी। थैंकफुली मीटिंग रूम में एक रिकॉर्डिंग सिस्टम था। अगर वो जापानीज बंदा सच में फाइट भड़काने का ट्राई कर रहा था तो कजास सारा ब्लेम उस पर शिफ्ट कर पाएगा। अगर वो ओर्स वापस नहीं ला पाए तो जापानीज लोगों को ही ये लॉस बेयर करना पड़ेगा। उस मोमेंट जियांग फे को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि कजास अपने सुपीरियर्स के हर लेवल पर इंसिडेंट कैसे रिपोर्ट करेगा। वो अपने एक्शंस के आउटकम से बियॉन्ड हैप्पी था। इनिशियली उसने सिर्फ एक लेवल 5 मेटा ह्यूमन होने का प्रिटेंड करने, अपनी कुछ सॉर्ट स्किल्स शोकेस करने और फिर उनके कुछ ओर्स बोरो करने का प्लान बनाया था। आफ्टर ऑल, जियांग फे को यकीन था कि एक लेवल 5 मेटा ह्यूमन के उसके प्रिटेंड से वो डेफिनेटली प्रेशर में आ जाते। हाउएवर, जियांग फे के जाने बिना उस जापानीज बंदे की इंटरफियरेंस के क्रेडिट से उसे एक स्मॉल नंबर में और मिनरल्स बोरो करने के बजाय उन्हें पूरी तरह लूटने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। मोरोवर, वो उन्हें पनिश करने के गाइज में ऐसा करने में सक्सेसफुल रहा। इंडीड, जियांग फे की रूथलेसनेस और उसके ब्लेड पर उड़ने के तरीके ने कजास और बाकी लोगों को सर्टनली बहुत डरा दिया था। इन लोगों में जियांग फे की कैपेबिलिटीज टेस्ट करने की हिम्मत तक नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट, इसमें उनकी बिल्कुल गलती नहीं थी। अगर उनकी जगह कोई और होता तो एक सपोज लेवल 5 मेटा ह्यूमन का सामना होने पर वो भी प्रॉबेबली ऐसे ही रिएक्ट करता। इतने डेंजरसली पावरफुल इंसान पर अटैक इनिशिएट करने की हिम्मत कौन करेगा? 0541। अब हमारी एनर्जी स्टोरेज का क्या हाल है? जियांग फे ने एक्साइटेडली पूछा। कैप्टन, जब तक आप लेवल 5 मेटा ह्यूमन्स के साथ किसी बैटल में एंगेज नहीं होते और सिर्फ आइटम्स प्रोड्यूस करने पर फोकस करते हैं, तब तक ये अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे लिए काफी टाइम तक चलेगी। इन अदर वर्ड्स, हमें एनी टाइम सून एनर्जी डिप्लीशन के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, 0541 ने रिपोर्ट किया। ये तो वंडरफुल न्यूज़ है। जियांग फे एक्सट्रीमली खुश था। ये पहली बार था जब उसने 0541 से सुना था कि उसे अपनी एनर्जी खत्म होने के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। रही बात लेवल 5 मेटा ह्यूमन्स के अगेंस्ट फाइट करने की, तो जियांग फे ऐसी सिली चीज करने के लिए इतना भी बेवकूफ नहीं था। तब तक आसमान में पहले ही अंधेरा छा चुका था। अगर वो इमीडिएटली घर लौटता तो उसे पहुंचने में आधी रात से ज्यादा टाइम लग जाता। देयरफॉर जियांग फे ने अपनी मां को कॉल करके ये बताने का डिसाइड किया कि वो अपने क्लासमेट के घर पर ही रुकेगा। उसकी मां ने उसे ब्रीफली डांटा, लेकिन वो ज्यादा कंसर्न नहीं लगी। आफ्टर ऑल, वो महज एक हाउसवाइफ थी और उनके पास ये बिलीव करने का कोई रीजन नहीं था कि उनका छोटा बेटा हजारों माइल्स दूर जाकर किसी और माइन को पूरी तरह लूट लेगा।
जब जियांग फे सबर्ब्स वापस लौटा तो सुबह के 2 बज चुके थे। उसने लैंड करने के लिए एक जगह ढूंढी और अपनी बॉडी से इक्विपमेंट उतार दिया। फिर उसने सारा इक्विपमेंट अपनी स्पेशल रिंग में रख लिया। सफिशिएंट एनर्जी होने की वजह से जियांग फे को स्पेशल रिंग में आइटम स्टोर करने के बारे में उतनी टेंशन नहीं थी जितनी पहले होती थी। बिसाइड्स, अगर फ्यूचर में उसे अपने मेडअप मास्टर को इम्पर्सनेट करना पड़ा तो उसे अभी भी इस कॉस्ट्यूम की जरूरत पड़ेगी। 0541, अब तुम्हारे पास थोड़ी एनर्जी है तो क्या तुम मेरे लिए कुछ एनर्जी क्रिस्टल्स और एलिमेंटल वाटर बना सकते हो? जियांग फे के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। हाँ बिल्कुल, प्रोडक्शन के लिए जरूरी मटेरियल्स एडिक्वेट हैं। मैं अभी उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकता हूं। पहले दोनों का एक एक बनाओ, जियांग फे ने कहा। पोशन का इफेक्ट स्टैक नहीं हो सकता था। ज्यादा बनाना बस वेस्ट होता। प्लस अगर दूसरी चीजें मैन्युफैक्चर करने में सेम मटेरियल की जरूरत पड़ी तो उसे और सर्च करना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल एक ही बनाना बेटर था। एनर्जी क्रिस्टल और एलिमेंटल वाटर का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। ऑर्डर कंप्लीट होने में लगभग 3 घंटे लगेंगे, 0541 ने कहा। जियांग फे ने जो आइटम्स रिक्वेस्ट किए थे उनके लिए इंडिविजुअल फैक्ट्री और लैब यूज करने की जरूरत थी, इसलिए प्रोडक्शन में टाइम लग रहा था। पोशंस बनाना काफी ईजी था क्योंकि 0541 सिर्फ आधे सेकंड में ही उनके कई ट्रक भरकर तैयार कर सकता था। ऑलराइट, तो फिर वेट करते हैं। हालांकि वेट करना उसकी आदत नहीं थी, लेकिन प्रोसेस स्पीडअप करने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था। उन 3 घंटों के वेट में जियांग फे 0541 से दुनिया भर की बातें करता रहा। 0541 प्लैनेट नामे का जीनियस प्रोडक्ट था, इसलिए ऐसा शायद ही कुछ था जो 0541 को ना पता हो। बाहर वाइल्ड में होने के बावजूद जियांग फे गेम में लॉग इन कर सकता था। हाउएवर वो इस वक्त एक खुले मैदान के बीच में था। गेम में एंटर करते ही जियांग फे गहरी नींद में चला जाता। जियांग फे नहीं चाहता था कि कीड़े मकोड़े रेंगकर उसकी बॉडी पर आ जाएं। राइट, तुमने कहा था कि ब्रेवहार्ट प्लैनेट नामिक की टेक्नोलॉजी का पिनिकल है। ब्रेवहार्ट जैसी शिप प्लैनेट नामिक पर ऐसी कितनी शिप्स हैं? जियांग फे ने पूछा। ब्रेवहार्ट एक डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और सिविलियन ट्रांसपोर्ट शिप है। इसके जैसी कोई और शिप नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये शिप इतनी पावरफुल थी तो उन्होंने ऐसी और क्यों नहीं बनाई? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें दूसरी शिप्स के एग्जिस्ट करने के बारे में पता ही ना हो? परहैप्स तुम्हारे प्लैनेट नामिक छोड़ने के बाद उन्होंने ऐसी और भी बनाई हो? जियांग फे ने थोड़ा कॉन्डिसेंडिंगली पूछा। अगर शिप उतनी ही फ्लॉलेस थी जितना 0541 ने बताया था तो सिर्फ एक ही क्यों बनाई गई? ये बहुत सिंपल है। जब ब्रेवहार्ट स्पेस के लिए निकली तो वो बचने का एक जरिया थी। उन क्रूशल सेकंड्स में सिर्फ कैप्टन और कुछ दूसरे क्रू मेंबर्स ही शिप पर मौजूद थे। प्लैनेट नामिक और उसके बाकी सारे इनहैबिटेंट्स प्लैनेट के कोलैप्स होने पर खत्म हो गए थे। 0541 ने बिना किसी दुख या अफसोस के एकदम मोनोटनस आवाज में कहा। हुआ क्या था? जियांग फे ने खड़े होते हुए पूछा। ये एकदम जॉ ड्रॉपिंग न्यूज थी। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी वाला प्लैनेट कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता था? ऐसा कैसे हुआ कि प्लैनेट के बिलियंस इनहैबिटेंट्स में से सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही बच पाए? वो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिस्टीरियसली मारे गए और उनकी शिप भी क्रैश हो गई। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस और डिस्ट्रक्शन दोनों का कैटलिस्ट थी, 0541 ने कहा। इसका क्या मतलब है? रिसोर्सेज की कमी थी और साइंटिस्ट्स ने स्पेशल सिंगुलैरिटी की पावर यूज करके उसे लोगों के फायदे के लिए हार्नेस करने का प्लान बनाया था। सिंगुलैरिटी? एक ब्लैक होल। जब साइंटिस्ट लैब में जनरेट किए गए एक ब्लैक होल के साथ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो उसकी इन्फिनिट ग्रेविटी फोर्स कंटेन करने में फेल हो गए। ये सब 1 मिलीसेकंड के फ्रैक्शन से भी कम टाइम में हुआ। ब्लैक होल से रिलीज हुई हॉकिंग रेडिएशन ने एक्सपेरिमेंट लैब में मौजूद हर लिविंग बीइंग को इंस्टेंटली मार डाला। 1 मिलीसेकंड बाद ब्लैक होल ने 10 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हर चीज को कंज्यूम कर लिया। कुछ ही सेकंड्स में ब्लैक होल का साइज एक बेसबॉल जितना हो गया और पूरा प्लैनेट नामिक पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। कैप्टन और क्रू मेंबर्स पहले ही शिप पर मौजूद थे। वो एक टेस्ट फेज की प्रिपरेशन कर रहे थे और जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तब वो एक सेफ ऑर्बिटल जोन में थे। प्लैनेट के क्लोज ऑर्बिट में मौजूद बाकी शिप्स ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से नहीं बच पाईं। ओ माय गॉड, तो एक एडवांस्ड प्लैनेट इस तरह खत्म हुआ। जियांग फे पूरी तरह शॉक्ड था। उसने प्लैनेट की डिस्ट्रक्शन और उसके दूसरे कॉजेज के बारे में तो सोचा था, लेकिन किसी फेल्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसा होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। परहैप्स कॉस्मोस में कुछ और सर्वाइवर्स भी हों जब ये इंसिडेंट हुआ था। परहैप्स वो सेफ और साउंड हों। हाउएवर, अब तक मैंने कैलकुलेट किया है कि उस मैसिव ग्रेविटेशनल पुल ने सिस्टम के अंदर के सभी प्लैनेट्स को पहले ही कंज्यूम कर लिया होगा। नेचुरली स्टार सिस्टम के ऑर्बिट में मौजूद सभी स्पेस कॉलोनीज खत्म हो चुकी होंगी। कॉलोनीज भी वो सारे लोग मारे गए। ये सोचकर ही जियांग फे क्रिंज कर गया। इमेजिन करो उन्हें कैसा फील हुआ होगा जब वो बस घर पर रिलैक्स कर रहे होंगे और एक पावरफुल फोर्स ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। नामिक के किसी भी इंसान को नहीं पता होगा कि प्लैनेट की डिस्ट्रक्शन कुछ साइंटिस्ट्स की गलती का नतीजा थी। जियांग फे प्लैनेट नामिक के बारे में कई जनरल बातें पूछता रहा और देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए। 0541 ने फिर उसे एनर्जी क्रिस्टल और एलिमेंटल वाटर के कंप्लीट होने की इन्फॉर्मेशन दी। उस पॉइंट पर जियांग फे थोड़ा लॉस्ट फील कर रहा था। यूजुअली 0541 हमेशा हाइबरनेट करता रहता था।
अब जबकि वो ज्यादा टाइम तक एक्टिव रह सकता था, जियांग फे बहुत ग्लैड था कि वो 0541 से बात कर पाया और उसके ओरिजिन प्लैनेट के बारे में जान पाया। ये किसी साईफाई स्टोरी सुनने जैसा था। राइट, क्या तुम मुझे वो पोशंस दे सकते हो प्लीज? जियांग फे को प्लैनेट नामेक की बातों को अपने दिमाग से निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। एनर्जी क्रिस्टल और एलिमेंटल वाटर जियांग फे के लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो लिटरली जियांग फे को पावर देने वाले थे। जियांग फे ने फिर रिंग की इन्वेंट्री से 2 बॉटल्स बाहर निकाली। एक ट्रांसपेरेंट थी और दूसरी में एक पेल येलोइश फ्लूइड था। येलो वाला एनर्जी सिस्टम एक्टिवेटर है और ट्रांसपेरेंट वाला एनर्जी सर्कुलेशन कॉन्स्ट्रक्ट करेगा, 0541 ने एक्सप्लेन किया। राइट, मुझे पहले येलो वाला पीना है ना? जियांग फे ने पूछा। हालांकि इसका नाम एनर्जी क्रिस्टल था, लेकिन ये गेम की किसी भी चीज से रिजेंबल नहीं करता था। हाउएवर, जियांग फे को पहले से ही इसकी आदत थी। जियांग फे गेम से जो भी चीज बाहर निकालता था वो ऑलमोस्ट कभी भी अपनी ओरिजिनल लुक रिटेन नहीं करती थी। ये बिल्कुल एक्यूरेट है। चलो पीकर देखते हैं। गल्प। जियांग फे ने किसी हॉरिबल टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि पोशन का टेस्ट हल्का खट्टा और मीठा होगा। ये सिट्रस जूस जैसा था, बस थोड़ा कम फ्रूटी। पोशन पीने के बाद जियांग फे इमीडिएटली इसका इफेक्ट फील कर सकता था। वो अपनी सेंट्रल क्यूआई के आसपास एनर्जी को फ्लो और सर्कल होते हुए फील कर सकता था। कुछ ही पलों के बाद एनर्जी उसकी बॉडी की सारी वेन्स में फैल गई। 15 मिनट्स बाद वो फीलिंग कम हो गई। जियांग फे ने कूद फांद की और कुछ किक्स ट्राई की, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं था। हे, क्या ये सच में काम करता है? अपनी आंखें रोल करते हुए जियांग फे ने पूछा। ये पोशन एनर्जी फ्लो करने के लिए पाथवे कंस्ट्रक्ट करता है। सबसे पहले वहां एनर्जी होनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हें ड्राइव करने के लिए बिना फ्यूल वाली कार दे दी जाए। तुम उस कार का क्या यूज करोगे? वेल, मैं अपने फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ कर सकता हूं, जियांग फे ने फिर से आंखें रोल करते हुए कहा। वो समझ गया था कि 0541 का क्या मतलब है। येलो पोशन ने एनर्जी फ्लो करने के लिए सिर्फ एक पाथवे क्रिएट किया था। अब उसे एनर्जी सर्कुलेशन क्रिएट करने के लिए ट्रांसपेरेंट पोशन कंज्यूम करना था। इस तरह उसकी बॉडी हमेशा के लिए एनर्जी जनरेट कर पाती। गल्प। ब्लर। व्हाट द हेल? फर्स्ट ग्लांस में जियांग फे ने अस्यूम किया था कि ट्रांसपेरेंट पोशन टेस्टलेस होगा। हाउएवर, पूरा पोशन गटकने के बाद जियांग फे को सिक फील हुआ क्योंकि उसका टेस्ट वोडका और विस्की के मिक्स जैसा था। उसे अपने गले से लेकर पेट तक एक बर्निंग सेंसेशन फील होने लगी। उसके बाद उसने अपना गला साफ किया और उसकी हर सांस पहले से ज्यादा स्मूथ हो गई। ऐसा लग रहा था मानो ईजियर ब्रीदिंग के लिए उसके सारे एयरवेज पूरी तरह खुल गए हों। उसके अगले ही पल जियांग फे को कुछ फील हुआ। ट्रांसपेरेंट पोशन कंज्यूम करने के बाद उसे पहले पोशन के इफेक्ट्स दोबारा फील हुए। इस बार वो अपने अंदर की एनर्जी को क्लॉकवाइज स्पिन होते हुए फील कर सकता था। वो कंटिन्यूअसली स्पिन हो रही थी और जियांग फे अपनी बॉडी में कुछ और भी फील कर सकता था।